है। और वो पीड़ा मैंने आप सबके अंदर भी नजर आई कि वो पीड़ा क्या है कि आप सब के अंदर एक टीस है, एक दर्द है कि भाई हमने अपने जीवन को जीने, जैसे हम अपना खुद का जीवन जी रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जी रहे हैं, उसकी हमें खुशी है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, इसकी सबके अंदर पीड़ा है। और मेरे को नहीं लगता कि अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे तो इस पीड़ा के चलते इस पीड़ा से आप बाहर आ पाओगे, मेरे को नहीं लगता ऐसा। अगर इससे बाहर आना है तो ये जो चर्चा है हमारी, जो एक दो दिन की हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक तो इस चर्चा का हमने टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा और बैठ के यहाँ पर एक सार्थक चर्चा ऐसे हो कि भाई ये व्यवस्था है क्या। एक तो उसके मूल पे, उसके डॉट्स पे बात हो कि इस व्यवस्था के कितने मूल बिंदु हैं और उनको बताया जाए, हमारे जैसे साथियों से साझा की जाए वो बातें कि इस व्यवस्था के ये इतने सारे टूल हैं। और जब उन टूलों के आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो उसका कोई ना कोई एक मूल बिंदु भी सामने आएगा। जब तक उस मूल बिंदु को नहीं पकड़ा जाएगा और हम उस पर काम नहीं करना शुरू करेंगे, मेरे को नहीं लगता कि तब तक हम ये व्यवस्था परिवर्तन का जो हम राह लाग रहे हैं कि इसमें हम कोई काम भी कर पाएंगे। और मेरे को नहीं लग रहा अभी तक कि इस पे कुछ काम भी हुआ है। जैसे कि हम इस व्यवस्था को देखते हैं, इसका शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले यूपीएसएसएफ आया, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसके खिलाफ क्या किया। अब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, इसके खिलाफ हमने क्या किया। हम अपने आप में ये देख रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन कामों के प्रति रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट कुछ नहीं दिया अभी तक हमने और वो तंत्र अपना शिकंजा कसता जा रहा है तो फिर हम कहां पर खड़े हैं, एक बार यह आकलन भी अपना जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि आज का दौर ऐसा आ चुका है, आप लोग सज्जन लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे युवा भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून ला चुकी है कि वो बगैर किसी कारण के आपको उठा के अंदर डाल देगी, हमें अंदर डाल देगी और 3 महीने से पहले कोर्ट भी उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो कहां खड़े हैं हम आज, एक बार यह भी आकलन कर लिया जाए और उस आकलन के साथ इस व्यवस्था पे वार किया जाए। अगर जब तक हम इस व्यवस्था के मूल को समझ के इस पे वार नहीं करेंगे, जैसा अरुणोदय भाई ने बताया कि ऐसे हम काम कर सकते हैं, ऐसा काम करने के लिए बहुत से आयाम, हम कहां कहां पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं और उन पे हम काम करके कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। और मेरा एक और जो पूरे का पूरा जो अभी तक 2018 से लेकर आज तक का जो मैंने अनुभव से जो सीखा है, वो मेरे को ये लगा है कि जैसे सत्य प्रकाश भारत जी एक प्रयास कर रहे हैं सभी को एक मंच पे लाने का, और मेरे हिसाब से आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो इससे भी मेरे को ये लगता है कि जैसा कल भरत गांधी जी ने भी बताया कि हमें कॉमन मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, कॉमन मैक्सिमम एक एजेंडे के ऊपर काम करें, तब हम जाकर कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो हमें अपने पूरी व्यवस्था को समझते हुए, उसके मूल को समझते हुए हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम सब मिलकर कहां पर अपना रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ न तो आना चाहता है, खुद आने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन संगठन को मना करते हैं क्योंकि वो उनकी निजी कमाई हुई मेहनत है, वो नहीं चाहते कि मैं अपनी मेहनत को यहां पर दूं। तो अपने एजेंडे, उस व्यवस्था को समझते हुए, जैसे कोई किसानी के मुद्दे पे संघर्ष कर रहा है तो अपना रोल वो अदा करे, शिक्षा के मुद्दे पर कोई संघर्ष कर रहा है अपना वो अदा करे। अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो व्यवस्था, तो क्योंकि एक जगह से तो गड़बड़ नहीं है, हम जो लोग जो जहां पर भी काम कर रहे हैं वो भी एक व्यवस्था का हिस्सा ही है। अगर उस व्यवस्था को तोड़ना है तो मेरे को नहीं लगता कि हम उसको बाहर से भी तोड़ सकते हैं। जैसा नरेंद्र भाई ने भी कहा कि हम जो राजनीति के ऊपर जो उनकी खुद की जो विचारधारा है कि उसके ऊपर भी जाना चाहिए और सब लोग यहाँ पर चाहते भी हैं, हमारा भी मानना यही है कि राजनीति में भी हमारा एक हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन केवल राजनीति ना हो, केवल कृषि ना हो, केवल शिक्षा ना हो, केवल भ्रष्टाचार ना हो, केवल विदेश नीति ना हो, बल्कि सारे मुद्दों को जब तक हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की पहले तो ये निर्धारित करो कि हमें व्यवस्था को समझाएं और व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्या संसाधनों की, कौन से टूल्स की जरूरत है। जब तक हम उन संसाधनों के ऊपर बात नहीं करेंगे और उन संसाधनों को जुटाने का प्रयास तो बाद में किया जाएगा ना, जब तक हम समझेंगे नहीं और समझ से पहले हम उसको तोड़ने का काम करेंगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम भी अगर जो इस राह पर चलेंगे तो कल को वही दर्द, वही टीस जो आप लोगों के अंदर है वो कल को हमारे अंदर भी होगी। क्योंकि परिवर्तन का आधार नहीं बन पाएंगे और परिवर्तन का आधार हम तब तक नहीं बन सकते जब तक हम
जरूरत क्या है हमें इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, किन टूल्स की, किन संसाधनों की जरूरत है, उन संसाधनों का पहले पता लगाया जाए और फिर पता लगाने के बाद उन संसाधनों को जुटाया जाए। जुटाने के बाद फिर कहां पर प्रहार करना है, किस क्षेत्र में करना है, अलग अलग विंग बनाकर काम किया जाए। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो मेरे को लगता है, आप लोग अनुभवी हो मेरे से ज्यादा, मेरे को लगता है कि तब हम जाकर कुछ इस व्यवस्था को कुछ ना कुछ पीछे धकेल पाएंगे। वरना ये हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को 100% खाने के लिए तैयार है। क्योंकि आज अगर हम गांव में बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो गांव के पास जो अपनी खुद की व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। गांवों का शहरीकरण हो रहा है और उस शहरीकरण को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर वो शहरीकरण हो गया तो किस जीवन को देंगे हम अपनी आने वाली नस्लों को? क्या हम कोई समाज दे पाएंगे? समाज का अस्तित्व खतरे में है। और जो पूरी की पूरी जो सुपर पावर है, जो वर्ल्ड पावर है, डीप स्टेट की बात कीजिएगा, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक की बात कीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिएगा, जितने भी संगठन हैं वो तो अपना पैरेलल में काम कर रहे हैं। समझने की बस इतनी सी जरूरत है कि वो भी किसी एक अंग पे काम नहीं कर रहे। उस अंग के जितने उपांग है वो सभी उपांगों के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं, सब साथी मतलब अलग अलग दिशा में जो काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि केवल जो मैंने अपनी खुद की अवधारणाएं बनाई हैं वहीं से हम बदलाव कर सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि वो गलत है। केवल शिक्षा के मुद्दे पर काम करके भी हम समाज में एक बदलाव की एक नींव रख सकते हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ले लीजिए, राजनीति के मुद्दे पर ले लीजिए, जितने भी आयाम हैं, एक भी आयाम पे अगर हम 100% ऊर्जा लगा के उस पर काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उसको सभी अंगों को हमें उसके ऊपर वार करना पड़ेगा। और जब उसके ऊपर हम वार करेंगे तब जाके हम कहीं पर, मेरे को ऐसा लगता है कि हम तब जाकर इसका कुछ न कुछ पीछे धकेल के और समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आज अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हमारे पास हौसला है। और आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है कि आप लोगों के जो अनुभव हैं उस अनुभवों से आप हम जैसे साथियों को से साझा करें और ये बताएं कि भाई हमने जीवन में इतना काम किया है, यहाँ पर आकर हम विफल हुए हैं, इससे आगे हम नहीं काम कर पाए और उससे आगे आप काम क्यों नहीं कर पाए? आपने जो असफलता झेली है वो असफलता कल को हमें ना झेलनी पड़े। हम उस आपके अनुभवों से सीखकर आगे काम करें, तब तो कुछ रास्ता तय हो सकता है। वरना जो जीवन आपने जिया है ये जीवन कम से कम मैं जीना नहीं चाहता और अपने बच्चों के सामने मैं इस पीड़ा में नहीं जीना चाहता। जैसे आज मैं आप लोगों के जीवन से, जो मैं आप लोगों के सामने जो बैठा हूं, मेरे को कल से झकझोर रही है अंदर से ये बात कि आप सब लोग जो आज इस प्रतिष्ठान में भी हम बैठे हैं, इसके ऊपर भी आप एक चीज देखिएगा कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है, गांधी के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? देख ही तो रहे हैं। क्या जो वो अटैक कर रहे हैं उस अटैक के बदले हमने ये देखा कि वो अटैक क्यों कर रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है, और उस मूल कारण से अगर हमने पीछे हटाना तो हमने क्या करना पड़ेगा, कौन से संसाधनों की, कौन से इक्विपमेंटों की जरूरत पड़ेगी। हमने अपना काम हम धीमी गति से कर रहे हैं और उनके पास सारे संसाधन हैं और वो अपना काम बहुत ज्यादा रफ्तार से कर रहे हैं। अगर उनसे हमने लड़ाई लड़नी है और समाज में एक उचित दिशा देनी है तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। इस आगे मेरे साथ इतना निवेदन है सत्यप्रकाश जी से कि इस सभा को मैक्सिमम आप 10 दिन के नाम की बुलाइए, और अगर 10 दिन के लिए आप बुलाओगे, क्योंकि सब साथी समाज में काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, और अगर एक दिशा नहीं दे पा रहे तो उसके ऊपर चिंतन करने की, उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है कि भाई हम बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे। जिस भी साथी के सामने जो भी बाधा आ रही है वो अपनी उस बाधा को रखे सबके सामने, क्योंकि अकेले के पास उस समस्या का समाधान नहीं है। हो सकता है कि सबके पास जब उस बात को रखेंगे, सबके सामने रखेंगे, तो समाधान भी निकल के आए। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी कार्यशैली है। उस कार्यशैली से क्या पता जो समस्या में पहाड़ लग रही है वो आपस में योजना बनाने से वही राई का दाना बन जाए। इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। तो आगे भविष्य में जब भी कभी बुलाया जाए, केवल इन 2 दिनों में तो हम आपसी परिचय ही दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, केवल इतना सब साझा ना किया जाए। साझा करना है या काम करना है तो ये तय किया जाए कि हमने काम कहाँ से शुरू करना है जो समाज में बदलाव लाए। अगर बदलाव लाए बगैर हम ऐसे ही जीवन जीते रहे तो मेरे को फिर मैं
इस रास्ते पर, क्योंकि चलना तो जीवन इसी पे लगाना है, लेकिन केवल मैं इसका हिस्सा बन के नहीं रहना चाहता। अपने कुछ हम आयाम, अपने नियम फिर हम भी तय करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे तो फिर वही सीख लेंगे, तो फिर कल को ऐसे ही रोना रोएंगे हम भी, और ऐसे ही हम अवसाद में जाएंगे। अवसाद में जाने की बजाय आप लोग हमें अनुभव साझा करें, व्यवस्था को समझाएं, गूढ़ता से समझाएं कि व्यवस्था कैसे काम करती है और उस व्यवस्था को कैसे हम तोड़ सकते हैं। जब तक आप ये बात हमें नहीं बताओगे, क्योंकि आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा है, आप लोगों ने सीखा ज्यादा है, आप लोगों ने काम ज्यादा किया है, अब व्यवस्था को हमसे गहराई से समझते हैं, उस व्यवस्था को समझाइए और फिर उसके ऊपर हम काम करें। तो इतना सा ही है, अगर हम उस पर काम कर पाएंगे तो बदलाव कर पाएंगे, वरना मेरे को नहीं लगता कि हम उससे कुछ भी कर पाएंगे, समाज को एक दिशा नहीं दे पाएंगे। आज ना हमारे पास अपने खुद का खेत का बीज बचा है, ना पशुओं का बीज बचा है, मानव का बीज भी समाप्ति पर है, तो कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर भी विचार कीजिए। आपकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है, इस रफ्तार से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और समाज को, जैसा कि नरेंद्र भाई ने कहा है, इसकी जिम्मेदारी भी, अगर हम बदलाव नहीं कर पा रहे, इसको जो बिगड़ रहा है ये समाज, इसकी जिम्मेदारी भी आप सबको और हम सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे कारण हो रहा है। हम काम नहीं कर पा रहे, हम केवल आपस में मीटिंग करके, आपस में चर्चा करके हम ये तो कह रहे हैं यहाँ पर आकर कि हमने इतने दिन काम किया, आपके काम के परिणाम क्या, एक बार वो भी तो बताएं। तो इसके ऊपर जरूर हमें बताया जाए और समझाया जाए, और व्यवस्था के ऊपर कैसे काम करना है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। युवाओं के जोश की ज़रूरत है, आप लोगों के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर वो दोनों मिला दिए जाएं तो हम कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, वरना आप लोगों की उम्र भी हो चुकी है। तो बहुत कुछ, अगर मेरे मुँह से कुछ गलत शब्द निकला है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव है कड़वा बोलने का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रविंद्र भाई। बस 1 मिनट में थोड़ा सा ये आप सबके चरणों में निवेदन था कि यदि ऐसा हो सकता है जो रविंद्र भाई ने बोला और हम सब ने जो कल से चर्चा की है, उस चर्चा के बाद एक बिंदु दिमाग में आया कि जो रविंद्र भाई ने बोला कि हम 10 दिन के लिए एक मीटिंग बुलाएं। संभव नहीं होता खैर 10 दिन निकालना हम सब के लिए, पर फिर भी 3 दिन 4 दिन जैसा भी लगता है, हम सब ने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, और ऑब्वियसली हम ये बताना भी चाहेंगे कि हम सब ने क्या क्या किया हुआ है अपने जीवन में, और ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सपने क्या हैं। और इकट्ठे होकर के काम करने का लॉजिक भी तभी बनता है कि जब हम सबके सपने उसमें पूरे होते हों। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपके सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं ना उसके लिए काम कर रहा हूं। हम सबके सपने असल में क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, और वो हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 15-15 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, उसमें भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर इसके 3 पहलू एक बनते हैं कि पहले तो हम सब लोग, जैसे जितने भी लोग बैठे हैं, एक काम करते हैं कि डीप स्टेट को समझने का एक सेशन लें अगर पूरा दिन, कि मान लीजिए जो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, जो कुमार जी ने बोल दिया, जो विवेकानंद जी ने बोल दिया, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। उससे आगे कुछ ज्यादा पता है तो बताइए, पहले तो डीप स्टेट को समझ लो, उसके सारे बिंदु लिख लेते हैं। क्योंकि ये व्यवस्था एक शरीर, अगर हम मान लेते हैं इस व्यवस्था को कि व्यवस्था बदलनी है तो मतलब शरीर बदलना है। अब शरीर आत्मा क्या बदलना चाहते हैं हम, पहले तो ये देख लेना कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाए तो हो जाएगा, नई बात बनेगी नहीं। फिर हमको पर्यावरण पे भी बात करनी पड़ेगी, सामाजिक पे भी, न्याय पे भी, राजनीति पे भी, खेती पे भी, सारे पहलुओं पे बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे पास कंक्रीट रिटर्न में कुछ है क्या, मतलब क्या कोई ड्राफ्ट ऐसा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं खेती का, खेती वाले का खेती अपना ड्राफ्ट ले आए कि अगली जो मीटिंग बुलाएं, आप में से जो बदलाव करने के इच्छुक हैं कि मैं इस खेती वाले प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हूं, तो अपना ड्राफ्ट लेके पहुंचिए। फिर वहां जो तीसरे दिन होगा कि ये ड्राफ्ट पे चर्चा होगी फाइनली कि हम ये करना चाहते हैं, इसमें कौन कौन आदमी है जो इसको वाकई आगे बढ़ के करना चाहता है। क्योंकि लास्ट में हमको जाना तो वहीं पड़ेगा जहां पे गांधी जी हिंद स्वराज में जो बात कर रहे हैं, वहीं लास्ट ऑप्शन है वो। एक तरह से मैं उसको यही बात बोलता हूं कि जब तक आदमी को मजबूत नहीं करेगा, गांव का आदमी अपने ही आदमी को मजबूत नहीं करेगा, तब तक आप इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते।
वो रास्ता निकालना है कि वो पैसा, वो लाभ अपने आदमी को जाए। अपना आदमी मतलब समाज का, गांव का, अपने ही यहाँ का। पूंजीपति हमारे समाज का आदमी नहीं है। जैसे वो कह रहे थे ना कि अंबानी अडानी भी इसी समाज का हिस्सा, मुझे नहीं लगता वो इस समाज का हिस्सा है। वो एक दूसरे सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए वो बने हैं, वो अपना काम अपना कर रहे हैं। एक टाइम तो हमको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा अपनी मीटिंग का, अदरवाइज हम 2-2, 3-3 दिन की मीटिंग में हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। हमको चर्निंग करनी है इस दिमाग की, और जो नए युवा पीढ़ी जो मतलब आपका अनुभव और इन नौजवानों का मतलब मेहनत, ये दोनों चीज काम करेंगी इसमें। तो पहला स्टेप एक समझने का, हम समझने पर हमको ऐसा लगता है, वो तो आप सब समझते ही हैं, मतलब ये कह देते हैं कि डीप स्टेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं लेना चाहेंगे भाई? हम यहां सब लोग बैठे हुए हैं, अपनी बात समझाने के लिए बैठे हैं। आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? क्योंकि कारण की बिल्कुल जब तक उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, आप पत्तियों पे, खेती पे काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, पत्तियों पे मारते रहिए, आप नहीं बनेगी बात। आपको अंदर जाना पड़ेगा। बेसिकली आपको हार्ट पे जाकर के, मतलब वो जैसे होम्योपैथी में जीभ पे 2 ही बूंद डाल दो बस, अगर कंसंट्रेटेड है तो हो जाएगा काम 2 ही बूंद से। तो वो हमारे पास अगर कारण हमको क्लियर पता है तो समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। और इस पे चर्चा नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हम कुछ लोग हैं जो कहीं कर लेते हैं चर्चा, वरना डिबेट्स बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। इस देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि हम बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं किसी को। हो सकता है मैं बोरिंग बात करता हूं, हो सकता है दूसरा बोरिंग कर रहा हो, हम उसको सो जाते हैं। कुमार जी ने बोला है कि हम सुनने के आदी नहीं रहे हैं, हमको सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सुनने की आदत अगर हम सब लोग डाल लेंगे तो मुझे लगता है समाधान तक हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। हमें अंदर से, क्योंकि इस पे काम करते हुए लंबा अरसा आप सबको हो गया, किसी को 25, 30, 35 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, अब मेरे जैसे आदमी को भी 7-8 साल हो गए हैं। और मैं देखता हूं कि जब मेरे से कोई पूछता है कि आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, तो मुझे भी फिर इंटरनल सेटिस्फेक्शन और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जो मेहनत कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ये ना लगे कि लोगों को मैं अपने आप को फेलियर ना बताऊं, तो मैं ये कह देता हूं मैं तो अभी बीज डालने की प्रक्रिया में हूं। तो कब तक बीज डालते रहेंगे हम अपने विचारों का? बेसिकली हम लोग उसको प्रैक्टिकल करने की पोजीशन में अब हैं। हम समाज, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पहुंचने की वेट कर रहा है खाली। मतलब हम क्योंकि समाज में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, वो वेट कर रहा है कि अल्टरनेट देने वाला कोई मिले तो सही। वो समझ डेवलप करके, यहां से हम समझ डेवलप करके जाएं, हम सबकी वो एक बात हो, और वो एक बात जब जाए तो वो बात किसी व्यक्ति या किसी संगठन की ना रह जाए, उसको वो पूरा का पूरा समाज आत्मसात करने लग जाए, तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैनेज किसको करना है, कैप्चर किसको करना है। फिर वही विचार राजनीति में जाए, वही विचार खेती में जाए, वही विचार शिक्षा में जाए, वही विचार हेल्थ में जाए, वही विचार वहीं जाए कि ये मूल में है। हमको आदमी केंद्र में रखना है कि पैसा केंद्र में रखना है कि उद्योगों को केंद्र में रखना है। फिर हमको ये यहां से तय करके चल पड़ते हैं, और फिर जब हम गांव के आदमी को बताएंगे तो वो तैयार बैठा है सुधार करने के लिए। हमको लगता है कि वो तैयार नहीं है, जबकि असल में क्या है, वो ऐसे लगा हुआ है, बस उसके हाथ में एक जूत सा पकड़ा रखा है इन्होंने, और वो उस जूत को पकड़ के सारा दिन ऐसे करता रहता है। उसको बस एक झटके से वो हाथ से लेके एक दिन उसको कहेगा, तो भाई 1 मिनट सुन ले, एक बार सुन एक बार बात सुन ले, एक बार सुना दो उसको, बता दो कि यही चाहते हो जो चल रहा है, या एक ये अल्टरनेट है, बताओ। उसी टाइम कह देगा वो कि ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे ऑलरेडी त्रस्त है, बहुत दुखी है वो उससे, बस उसको अल्टरनेट दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई देने का काम हम सब लोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये उम्मीद है, आप सब लोगों का इतना जबरदस्त अनुभव है कि हम वाकई में समाज को दे सकते हैं। तो आप सब लोग जो है सारे पहलुओं पे चर्चा करने के लिए मीटिंग दोबारा से, मतलब हम लोग ऐसे लोगों को बुलाएं जो वाकई में इस पे लंबी चर्चा करने, कहने और सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि 1-1 घंटा सुनने के लिए तैयार है भाई। तुम एक बार निकाल लो यार भड़ास भाई, सुन, देख ले, तुम सुना दो तुम क्या करना चाह रहे हो, देख लेते हैं। और जो कहना चाह रहे कि मैं ये करना चाहता हूं, तो ठीक है, लीड द मूवमेंट भाई। तुम ये करना चाहते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आप बताइए क्या करना है। इसके लिए हमको अपना ब्लूप्रिंट दे दो, और जिस जो फाइनल होगा यहां से, उस पर फिर काम करने के लिए हम सब आगे बढ़े। तो ये प्रस्ताव है, जो मतलब एक लाइन है, आप जैसा ऐड करना चाहें आप सब लोग। सत्यप्रकाश जी।
प्लीज। विवेकानंद जी नेक्स्ट जो है हमारे वक्ता, चलें। कल से कई सारी बातें सुनी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ और खांसी वगैरह की तकलीफ हो सकती है बीच में, इसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। कल से कई सारी बातें सुनी और नए युवा जो हमारे बीच आए हैं उन्होंने एक आशा भी जगा दी कि वो भी गंभीरता से इस देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, और केवल सोचते ही नहीं है तो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। मोहम्मद पैगंबर अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि अपने शिष्यों को कि जाओ तू उसको मदद कर जिस पर अन्याय हो रहा है, और जाओ तुम उसको मदद कर जो अन्याय कर रहा है। तो एक शिष्य उठकर खड़ा होता है और पूछता है कि हम ये तो समझ सकते हैं कि जिस पर अन्याय हो रहा है उसको कैसी मदद की जाए, लेकिन जो अन्याय कर रहा है उसको कैसे मदद की जा सकती है। तो पैगंबर साहब का जो जवाब है वो बहुत सुंदर है, क्रांतिकारी है और परिवर्तन के लिए बहुत मूल्यवान है। वो कहते हैं कि जा तू उसको मदद कर जिस पर अन्याय हो रहा है, और जा तू उसको भी मदद कर जो अन्याय कर रहा है। सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि पाप करने वाले को उसके पाप कृत्य से परावृत्त करना ही उसको की गई मदद है। यहाँ वो एक प्रकार से अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। वो हथियारों के द्वारा सामने वालों को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उसके अंतरात्मा में प्रवेश करके उसको उस पाप प्रवृत्ति से परावृत्त करने की बात उस संदेश से मिलती है। यही बात ठीक से गांधी ने अपने विचारधारा में की है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज मेरे दोस्त है, लेकिन मैं अंग्रेजों को ये बताना चाहता हूं कि आप इस देश का शोषण कर रहे हैं, आपको यहां से हट जाना चाहिए। गांधी किसानों का पक्ष लेकर जमींदारों के बीच में जाते हैं और जमींदारों को कहते हैं कि किसानों का जो आप शोषण कर रहे हैं, किसानों को जो आपने लूट रखा है, आप अगर बचना चाहते हैं, आप अगर कल जो संकट आपके सामने पैदा हो रहा है उसको अगर बचना चाहते हैं, तो आप अपनी जमीन को किसानों को वापस दें। और केवल ये कहा नहीं, तो उन्होंने एक वैचारिक पक्ष देने की कोशिश की इस देश को, वह है ट्रस्टीशिप की। ट्रस्टीशिप एक नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की बात थी, जो भारतीय दर्शन के अनुकूल एक विचारधारा थी जो उन्होंने उसके सामने रखा। और उन्होंने कहा कि मुझे जिस संपत्ति का मैं मालिक हूं वो भी मेरी नहीं है, क्योंकि वो उसका निर्माण मैंने नहीं किया है, उसका मैं माध्यम बना हूं, और इसीलिए मुझे अपने लिए जितना जरूरी है उतना अपने पास रखते हुए अधिकतम है वो समाज का मानना चाहिए और समाज को देना चाहिए। तो गांधी ने अपने पूरे परिवर्तन के क्षेत्र में, पूरे विचार प्रवाह में कुछ नए बातें समाज के सामने रखी, जो सत्य और अहिंसा के आधार पर समाज का किस प्रकार से निर्माण हो सकता है उसको उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की बात हो या भारत में किए अलग अलग प्रयोगों की बात हो, एक दर्शन के रूप में हमने दिया है। देखिए, एक बिल्कुल समझने की बात है, संकट तो कल भी थे, संकट आज भी है। अगर कल आप इतिहास के संकट के बारे में पढ़ोगे तो तत्कालीन महापुरुषों ने भी आज से इतनी तीव्रता से अपने संकट के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि ये भयंकर संकट है वगैरह वगैरह। आप आज़ादी के पहले की भी कहानियां पढ़ोगे तो आपको ये साफ रूप में दिखाई देता है। संकट आज भी है हमारे सामने, लेकिन जबकि हम उसको आज अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमने जो आदर्श सोचे थे या आज़ादी के आंदोलन में हमारे सामने जो आदर्श खड़े किए गए थे, उस आदर्श से हम बहुत दूर जा चुके हैं। हमें धीरे धीरे उस तरफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि मानसिक स्तर पर हमने एक आदर्श ऊंचा खड़ा कर दिया, लेकिन हम धरातल पर उससे बहुत दूर खड़े हैं। तो उस स्तर पर जाने के लिए हमको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये सारा हमको सोचकर, और जब देखते हैं हम परिस्थिति को तो पीड़ा होती है, और पीड़ा हमें स्वस्थ चैन से जीने नहीं देती, वो पीड़ा हमें कहीं खींच कर ले जाती है
और कुछ करने के लिए बाध्य कराती है। उसी पीड़ा से हम सब, उसी वेदना से, उसी चिंता से, उसी भविष्य निर्माण देश के समाज के अंदर जो हमारे एक विचार बैठा है, उसके लिए हम काम करते हैं। मित्रों, बुनियादी रूप में संकट बहुत बड़ा है आज के संदर्भ में। आप देखेंगे कि हमारी पूरी बैंकिंग व्यवस्था एक लूट की व्यवस्था है, जिसको मैं बैंकों की साहूकारी के रूप में कहता हूँ। हमारी शिक्षा व्यवस्था एक उद्योग बना दी गई है। शिक्षा व्यवस्था में से जो निकलते हैं वो एक यंत्र मानव की तरह उद्योग की भांति उसको खड़ा किया जा रहा है। उससे मनुष्य नहीं बल्कि एक यंत्र पैदा करने का काम किया जा रहा है। दूसरे सामाजिक स्वास्थ्य की व्यवस्था देखेंगे तो आप देखते हैं कि स्वास्थ्य की इस देश के सरकार को कोई चिंता नहीं। उसका स्वास्थ्य का चिंतन इतना ही है कि प्राइवेट निजीकरण कर दो स्वास्थ्य व्यवस्था का, और जो लोग होंगे, इस देश की जनता होगी, उनको इंश्योरेंस की तरफ धकेल दो, स्वास्थ्य बीमा की तरफ धकेल दो। उनको कहो कि आप आपकी स्वास्थ्य की बीमा करा लो, आप किसी भी हॉस्पिटल चला जाओ। मतलब उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार मतलब बीमा की व्यवस्था। तो ये स्वास्थ्य के सुधार है। हमने स्वास्थ्य देखा, शिक्षा की देखी, बैंकिंग सिस्टम देखा। जिस संसदीय लोकतंत्र में हम जाना चाहते हैं, वास्तविकता सही तो यह है कि लोकतंत्र नाम की जिस व्यवस्था को हम कह सकते हैं आदर्श रूप में, वो लोकतंत्र की व्यवस्था आज है नहीं। लेकिन वो आदर्श रूप में भी होती तब भी संसदीय लोकतंत्र सही लोकतंत्र नहीं हो सकता, जो देश को परिवर्तन के हमारे आदर्श की तरफ ले जा सकता है। उसे बहुत खामियां हैं, उसे परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसीलिए जब हम बदलाव की बात करते हैं तो किसी एक पात्र को, एक विषय को बदलाव की बात नहीं कर सकते। किसानों का जो बहुत बड़ा संकट है वो केवल कृषि नीति का संकट नहीं है, वो टोटल व्यवस्था के भीतर कृषि नीति के शोषण का, हमारे औद्योगिकरण का, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अविभाज्य जो हमारा रॉ मटेरियल माना गया है, कृषि को रॉ मटेरियल के रूप में देखा गया है, उसके रूप में, उसका हिस्सा के रूप में अगर देखते हैं तो पता चलेगा कि कृषि का किस प्रकार से दोहन और शोषण होगा जब ये आर्थिक नीतियां हमारे यहाँ होगी। हम आर्थिक नीतियों के बारे में जब देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि हम चाहे आज की व्यवस्था में बदलाव कर दें, लेकिन जब तक कि इस आर्थिक नीतियों में हम बुनियादी परिवर्तन नहीं कर सकते, हम अपनी दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें एक बड़े बदलाव की एक रूपरेखा को निर्माण करना चाहिए, और उस निर्माण की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जन्म देना होगा। वो शायद 1 से 2 से 5 से शुरुआत हो जाए, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाता है तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वो बात है जो समस्या का काफ़ी जिक्र आया है, उस पर और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एक सोचना यह है कि अभी 5 साल के लिए एजेंडा, 2 साल के लिए एजेंडा की बात नहीं है। हमें चलना जिस दिशा में, उस दिशा में एक कदम सोचने की बात है कि आज मैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या कदम डाल सकता हूँ। और वो कदम यही हो सकता है कि हम जो तस्वीर बनाना चाहते हैं, हम अपने आदर्शों की एक तस्वीर खींचना चाहते हैं, जैसे कभी गांधी ने खींची थी, राम राज्य का नाम उन्होंने दिया था उसको, और उन्होंने बताया था कि मेरा राम वो ऐतिहासिक राम नहीं है, मेरा राम जो हर इंसान के अंदर बसने वाला राम, अंतिम आदमी के अंदर बैठे हुए ईश्वर की पूजा करता हूँ और उसके जीवन में सुख लाने की कामना करता हूँ और उसके लिए काम करता हूँ। भगवान का एक तस्वीर, एक प्रारूप बनाना चाहिए। हमारी जितनी समझ होगी उसी समझ के साथ बनानी चाहिए। कोई संकोच नहीं है कि हमारी समझ क्या है। मेरी समझ अगर ईमानदार है तो उसी समझ के साथ कोई भी ऑब्जेक्शन आप उंगली उठाए, लेकिन हमें बताना चाहिए कि ये तस्वीर है मेरी, और वो तस्वीर फिर कैसे स्थापित की जा सकती है उसके बारे में सोचना होगा। उसके बारे में सोचना होगा तो एकदम जब अर्थशास्त्र की बात आती है, आर्थिक नीतियों की बात आती है, तो हमें कुछ चीज़ें सामने आ जाती है और हम बराबर हमारे चिंतन में जो है वो आर्थिक नीतियों के बारे में बात रख देते हैं। खांसी भी है मुझे थोड़ी। हमें जितनी समझ में आई देखकर कि वो बोल देती कि अर्थनीति में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन
केवल मेरे चिंतन में यहाँ 10 लोग बैठे हैं, उसके चिंतन से तो तैयार नहीं होगा। हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इस दुनिया में, देश में वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने वाले कुछ लोग हैं क्या? वो क्या सोचते हैं? हमारे सामने पुराने जो महापुरुष है, उन्होंने इस संदर्भ में कोई विचार रखा है क्या? उन्होंने क्या विचार रखा है? क्या जिस गांधी को आदर्श मानते हैं, उस गांधी ने आर्थिक नीतियों पर कुछ कहा है? उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात कही, उन्होंने हाथों को काम देने की बात कही, उन्होंने ग्रामोद्योग की बात कही, उन्होंने हस्त रोजगार की बात कही। क्या ये सारे बातें आर्थिक नीतियों के नियोजन में शामिल करने से हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? अगर हो सकती तो वो तस्वीर क्या हो सकती है? तो हम अपने चिंतन से, अपने देश दुनिया के चिंतन से एक प्रारूप आर्थिक नीतियों का बनाएं, जो वैकल्पिक आर्थिक नीतियों का एक दस्तावेज बने और देश के सामने हम उसको लेके जा सके कि देखिए आज के बहुत सारे संकट इस आर्थिक नीतियों का कारण बना है। इसके बदलाव के लिए बदलाव करना चाहता है, काफी नहीं है। ये उसकी तस्वीर है, ये इसका प्रारूप है। इस दिशा में बदलेंगे तो हम देश को बदल पाएंगे, ये करेंगे तो हम देश के सामने आर्थिक नीतियों की तस्वीर खड़ी करेंगे। जब तक हम समाज के सामने बदलाव की नई प्रेरणा, नई तस्वीर खड़ी नहीं कर सकते, तब तक समाज आपके साथ जुड़ेगा क्यों? क्योंकि वो बहुत अनुभव ले चुका है, थक चुका है। जैसे आर्थिक नीतियों की बात है, वैसे ही शिक्षा नीति की भी बात है। आज की शिक्षा पूरे व्यावसायिक रूप धारण कर चुकी है और केवल उसमें पैसे कमाने की मशीन कैसे बनाई जा सकती, इसी की तरफ हम देख रहे हैं। मानवीय मूल्यात्मक शिक्षण खत्म हो चुका है और वहाँ कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है। तो वो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकती है? बीच में शिक्षा नीति का एक प्रारूप कुछ लोगों ने, इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाने की कोशिश की। तो अहमदाबाद में एक बैठक थी, उसमें वो पतंजलि के कुछ प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने कहा कि हमने भी भारत सरकार को एक प्रारूप देने की बात कही है, कि दिया है और उसमें कहा है। तो उन्होंने पॉइंट बताए। शिक्षा नीति मैंने भी पढ़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि आपने जो प्रारूप रखा है, उस प्रारूप में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो वही है जो इस सरकार ने कहा है या इस इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बोले हमारा फार्मूला दूसरा है। मतलब क्या फार्मूला है? तो कह रहे थे हमारा फार्मूला है कि जो है उसी में केवल 20% बदलाव कर लो तो चीज़ें आगे बढ़ जाती है, इसलिए हमने ये कहा। तो मैंने उनको कहा था कि आपने तो ये भी कहा था कि इस देश में फलों की खेती को अगर बढ़ावा देना होगा तो आप शराब में 20% फलों के रस डाल दो, तो शराब भी बिकेगी और हमारा फल का रस भी बिकेगा, तो फल बिकेंगे। तो क्या आप इसी तरह से शिक्षा नीति को देखना चाहते? तो वो गुस्सा हो गया और नाराज भी हुआ, काफी बातें हुई। तो ये जो परिवर्तन के लोग आते हैं कि आज ही की नीति में थोड़ा थोड़ा घोल मोल करके चीजें बनाते हैं, उससे चीजें बनती नहीं है। हमें प्रारूप को नए नजरिए से देना पड़ेगा। वैसे ही शिक्षा नीति है, हमारे आर्थिक नीति के साथ स्वास्थ्य नीति है। तो हमें एक ऐसे समूह पैदा करने चाहिए, छोटे छोटे, जो अपने अपने विषय को टोटालिटी, समग्रता में भी उसको देखे और समग्रता में उसके हिस्से जो अंश आता है उसमें बदलाव की, पूरे परिवर्तन का क्या प्रारूप हो सकता है, उसके देश के सामने रखे और वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करे। जैसे स्वास्थ्य के बारे में कहे तो स्वास्थ्य के बारे में चिंतन क्या है, किस तरह से होलिस्टिक अप्रोच लेके हम स्वास्थ्य की दिशा में जा सकते, उस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है, इसको देखने की जरूरत है। तो उस प्रकार के लोग इकट्ठा किए जाए, उस प्रकार के सोचा जाए, उनकी बैठकें की जाए, वो दिशा एक दिशा में देनी होगी। किसानों के बारे में हम सोचते, 2 मांगे बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मांगों के बिना किसानों का हित नहीं हो सकता। लेकिन 2 मांगे मान्य होने पर भी किसानों का हित नहीं हो सकता। किसानों के हित के लिए एक समग्र परिवर्तन की जरूरत है। हमने इसकी कोशिश की थी, किसान की कृषि नीति जो लिखी थी, इसमें कोशिश की कि कैसे समग्रता में किसान का, अभी इसमें सुधार की संभावना तो हम हरदम रहती है, लेकिन इसमें उस बदलाव की चर्चा की गई, 11 राज्यों में बैठकें की गई और 6-7 साल एक प्रक्रिया चला गया, जन्म लिया था। तो मुझे लगता है कि हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस शुरुआत कैसे हो, दूसरा जो सत्र है उसकी भी बात मैं 2 मिनट अभी इसी में कर देता हूँ। हमारे पास अभी जितने लोग उपलब्ध है उतने ही लोग उपलब्ध हैं, उसके अलावा है नहीं। जो सीरियसली बैठे हैं, सोच रहे हैं, करना चाहते हैं,
जो चले गए उसमें से भी कुछ, हम उसमें के 10-5 लोग जो समय दान कर सकते हैं, जिन्होंने जीवन लगाया उसको चुने और उसके द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दें। और ये प्रक्रिया पूरे भारत भर में फैलाने के लिए कम से कम 5-6 बैठक विभाग, 4 और 5 विभाग में अगर भारत को हम बांटते हैं तो ऐसी ही बैठकें वहाँ कर दें अलग अलग क्षेत्र में। वहाँ इस प्रकार के लोग गढ़े तो हमारे पास 20, 30, 40 लोगों की एक संख्या हो जाएगी और उसमें फिर हम ऐसे प्रारूप बनाने की और बदलाव के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात आगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बैठक केवल चर्चा करके समाप्त नहीं होगी, इसमें से एक कदम आगे बढ़ेगा और वो एक कदम दूसरा अगला कदम डालने के लिए हमें एक दिशा देगा। इसी के साथ मैं यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में एक हमारे युवा साथी किसान नेता अभिमन्यु जी भी आए हैं और अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं, क्योंकि इस टाइम लगातार उनके आंदोलन चल रहे हैं। पर क्या था कि सत्यप्रकाश जी मैं ज़रूर आऊँगा, फिर भी सबका सुनते तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि सबके विचार लगते हैं किस किस तरह के लोग आए, पर वो काफ़ी जुड़े रहे हैं, कुछ लोगों को जानते भी हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभिमन्यु जी आए और 15 मिनट तक, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, पर अपनी बात रखें। सबसे पहले आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए अपना एक जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित किया है, सबसे पहले आप सबको सैल्यूट है, आप सबको नमस्कार है। और देखो, जरूरी नहीं होता कि जिस लड़ाई को लेके हम चले हैं उस लड़ाई को 100% सफलता तक हम ही पहुंचा देंगे, ये जरूरी नहीं होता। जितना अधिक से अधिक योगदान हम दे सकते हैं, जितना इस लड़ाई को आगे लेके जा सकते हैं, उसके बाद अगली पीढ़ी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। तो मैं थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में आपको एक बात बताऊं। जब हम 2010-11 में कॉलेज के समय जब हम पढ़ने गए थे, ज़्यादा समझ होती नहीं थी, तो उस समय जब जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में जब हम आए तो जो सबसे पहले चंद लोग हमें मिले, उनमें से आदरणीय सत्यप्रकाश भारत जी एक व्यक्ति हैं। और मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जिस व्यवहार और विचार के साथ हमने उस समय इनको देखा, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, चीज़ों को समझने वाले व्यक्ति हैं। और लगभग 1 महीना पहले जब सत्यप्रकाश भारत जी ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया था, तो मैंने क्षमा मांगते हुए उनसे ये कहा था कि हम काफ़ी लंबे समय से आंदोलन में है, एजिटेशन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, एक दिन कुछ समय के लिए मैं जरूर आऊंगा। और देखो, अच्छी बात तो ये रहती है, आप सबकी बात सुननी बहुत जरूरी थी, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। हमारा कल एक बड़ा कन्वेंशन है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, देश भर से लोग आएंगे। मैं सिर्फ 3-4 बातें आपसे साझा करना चाह रहा हूं जो मैंने 14-15 साल के इस संघर्ष में जो मैंने सीखी या सीखने का जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो मैंने सीखी, इस जिंदगी में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। हमें कई बार लगने लग जाता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं यही रास्ता ठीक है, लेकिन मुझे जितना समझ में आया, इस दुनिया में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। परिवर्तन ही एकमात्र अंतिम सत्य है, और वो परिवर्तन समय के साथ होता है। तो जो मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही बात ठीक हो, यही बात अंतिम सत्य हो। ये एक अनुभव है अपना 14 साल में जो हमने अनुभव लिया। हर व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं, आपका ज्यादा अनुभव है, आपने ज्यादा संघर्ष किया है। 2-4 बातें जो मुझे अनुभव मिला, जो मुझे, पहली बात तो ये है कि अगर कोई एक ऐसी टीम काम करती है जिसके पास सिर्फ लोगों का जन समर्थन ही है, लेकिन वैचारिक तौर पे मजबूत नहीं है,
या व्यवस्था परिवर्तन के बाद नई व्यवस्था का खाका क्या होगा, मॉडल क्या होगा, अगर वो उनके पास नहीं है तो खाली जन समर्थन से, खाली भीड़ से भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर खाली विचार ही विचार हैं, चाहे वो कितने ही सर्वश्रेष्ठ विचार हों, कितने ही बढ़िया विचार हों, अगर जन समर्थन नहीं है तो खाली उन विचारों से भी कुछ नहीं होने वाला है, वो विजन से भी कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरी बात जो मुझे अनुभव मिला, अगर लीडरशिप किसी भी मूवमेंट की बीच का रास्ता निकालने वाली होगी तो वो मूवमेंट भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। जिस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं वो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, उस लड़ाई को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जब अगर हमें सच में हम उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो हमें जितना समझ में आया, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो ये है कि एक विजन में ये नहीं कि भाई ठीक है हमें इतिहास का मालूम होना चाहिए कि भाई उस लीडर ने ये कहा था, उस लेखक ने ये लिखा था, उनसे बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा नया विजन क्या है, हमारे पास एक व्यवस्था का प्रैक्टिकल मॉडल क्या है। जैसे गांधी जी ने एक मॉडल दिया था, वो मॉडल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार था, उस समय के दौर के अनुसार था। तो उस विजन के साथ साथ हमारे पास ग्राउंड पे जन समर्थन होना चाहिए, जो साधन बनेगा उस परिवर्तन लाने का। और तीसरी बात, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकालने वाली लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर वो लीडरशिप होगी तो रिजल्ट आ नहीं पाएगा। तो एक तो जीवन का तजुर्बा हमने ये लिया। दूसरी बात, जो मुझे जितना तजुर्बा मिला सब लोगों से, आप जैसे बुद्धिजीवियों से, आप जैसे बड़ों से सीख के, देखिए जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन से पहले, मैं खासकर नौजवानों को अक्सर ये बात कहता हूं, 90 के दौर के बाद से जो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बना है, हमें समझ पूरे ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए। हमारा एक्शन अपने लोकल गांव के स्तर से शुरू होना चाहिए। अगर हम पूरा ग्लोबली उन चीजों की समझ नहीं रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो एक पॉलिसी बन रही है आज के दिन, चाहे वो एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, चाहे वो किसी चीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध यहां के किसानों पे, यहां के नौजवानों पे पड़ रहा है। अगर उस चीज की हम समझ विकसित नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम सही निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो पूरे ग्लोबल फिनोमिना को, जो पूरी चीजें चल रही हैं, उस ग्लोबल फिनोमिना को हमें समझना पड़ेगा। और मैं तो नौजवानों से एक बात कहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो ये हो गया, मान लीजिए सत्यप्रकाश भारत जी ही बैठे हैं, सत्यप्रकाश भारत जी से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और सत्यप्रकाश भारत जी थोड़ा एक मेरा रिबेलियस नेचर रहा शुरू से ही। मैं जब से इस फील्ड में आया तो एक रिबेलियस नेचर रहा कि चीजें देखनी है, एक बार समझना है खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी जो थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ी बहुत एक दो किताबें लिखी, हम कितना ही न्यूट्रल होकर लिखने का प्रयास कर लें, हम अपनी एक जो हमारी सोच है उसको तो हम कहीं ना कहीं उसमें डाल ही देते हैं। तो किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है, लेकिन चीजों को प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। और हमने जब चीजों को देखा, सारी चीजों को 2 साल 4 साल, मैं तो अक्सर नौजवानों को यह भी कहता हूं कि यार पहले अगर इस फील्ड में आना है ना, भारत इतना विविधताओं भरा देश है, 2-4 साल यार एक बार घूमो, पूरे देश में घूमो, जाओ, देखो, समझो एक बार, और समझने के बाद फिर सारा विचार बनाने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ो। लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर क्या है, वो सारी चीजें एक बार खुद नजदीक से प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करो, और उसके बाद एक निष्कर्ष अपना खुद का निकालो। क्योंकि जैसे भाई देवेंद्र जी ने भी एक बात कही थी कि सबका अपना एक थॉट प्रोसेस है। मान लीजिए अब हम सोच रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, मान लीजिए हमें जाना है मुंबई, हम सारी चीजों को समझने से पहले, सारी चीजों को जानने से पहले बस हम चलते रहें और बुढ़ापा आ जाए और वो पहुंच जाए हम गोरखपुर के नजदीक, और जब जाके रियलाइज हो यार जाना तो था बेंगलोर, हम पहुंच गए गोरखपुर के नजदीक, बुढ़ापा आ चुका होगा, उस समय फिर कोई ऑप्शन भी नहीं होगा सिर्फ पछताने के अलावा। तो अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी आए हैं, आपको भी बात रखनी है अपनी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा। एक अंतिम बात जो मुझे रियलाइज हुई
परिवर्तन अंदर से बाहर होगा, बाहर से अंदर नहीं होगा। प्रकृति का भी नेचर है। हमारा भी जन्म हुआ, पहले 9 महीने मां की कोख में रहे, उसके बाद हम अंदर से बाहर आए। एक पौधा, अगर गेहूं का भी एक छोटा सा पौधा जब उगता है, पहले उस दाने को अंदर जाना पड़ता है, बीज को अंदर जाना पड़ता है, और फिर वो अंदर से बाहर निकलता है। तो प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। साइंस भी ये कहती है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड इनसाइड ए वैक्यूम। तो जो भी चीजों का निर्माण होगा वो अंदर से बाहर होगा, बाहर से अंदर चीजों का निर्माण होना मुझे तो संभव लगता नहीं है। तो जो व्यक्ति इस फील्ड में आए, मैं अपना तजुर्बा मैं जो बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है मेरा तजुर्बा ठीक हो, मैंने पहले कह दिया। अगर हम गांधी जी को देखें जिन्होंने रास्ता दिखाया, अगर उससे पहले गौतम बुद्ध को देखें, या फिर गुरु नानक जी को देखें, या और हम बड़े बड़े उन लोगों को देखें, सब ने अंदर से बाहर एक विचार दिए। तो मैं ये जरूर कहूंगा, जो भी नौजवान, आप तो बुजुर्ग हो गए, आपका तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन जो भी नौजवान इस फील्ड में आए, वो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा समय जरूर निकालें। धार्मिकता और अध्यात्म अलग अलग चीजें हैं। मैं धार्मिक तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिक इंसान को जरूर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, खासकर इस फील्ड में। क्योंकि जितना तनाव, जितना प्रेशर इस फील्ड में है, भाई ठीक है, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो व्यवस्था तो अपने हमले करती ही है। अगर आप कुछ ग्राउंड से खड़ी करेंगे चीजें, तो व्यवस्था बहुत कई तरीकों से व्यवस्था अटैक करती है। व्यवस्था, जैसा मैंने कहा कि जिस लीडरशिप या जिस मूवमेंट में विचार होगा, लोगों का जन समर्थन होगा और कॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप नहीं होगी, पहले उनको दबाने का, क्रश करने का प्रयास किया जाएगा। जब वो क्रश नहीं होंगे तो व्यवस्था पैरेलल में भी लीडरशिप खड़ा करने का प्रयास करेगी। आज तक होता ही आया है तमाम मूवमेंटों में। तो व्यवस्था का अटैक है ही है। जो व्यवस्था पैरेलली जो बिल्डअप करती है किसी भी मूवमेंट के, उन लोगों का अटैक भी है। कई तरह की चीजों का अटैक होगा। तो उस माहौल में डिसीजन सही हो, उस माहौल में हमारी सोच सही चले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अंदर से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वही टिक पाएगा। नहीं तो सत्यप्रकाश भारत जी भी जानते ही हैं, हम बहुत नौजवान साथी निकले थे, सबका रास्ता अपना है जीवन का, सब अपने तरीके से उस मुकाम की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको हम सैल्यूट भी करते हैं। तो मैंने जो सत्यप्रकाश जी के अंदर भी जो एक बात पहले दिन से जो देखी थी, जो एक, ये सिर्फ बाहरी बाहरी चीजों की बात नहीं करते, जो एक अंदर की जो एक यात्रा है, उसके बारे में भी हमेशा इन्होंने हमारे सामने बात रखी। और कहीं ना कहीं जो इसमें आध्यात्मिक पक्ष को भी जो समझ पाया, उसमें सत्यप्रकाश भारत जी जैसे बड़े बुद्धिजीवियों का बड़ा आशीर्वाद रहा। उसके लिए मेरा उनको विशेष धन्यवाद है। और मैं बस अंत में एक ये बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन चीजें आगे बढ़ने की बजाय पुरानी चीजें रिपीट होती जा रही हैं। एक छोटी सी घटना बता दूं आपको। 1900 के दशक में, 1900 शताब्दी में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आप सबने उसके बारे में सुना था। जिस जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, उस जनरल डायर को मेडलों से और सरोफे डाल के उसको सम्मानित किया गया था, आप सबको पता ही होगा। आज वर्तमान शासन में वही दौर दोबारा आ रहा है, आ चुका है। जिन लोगों के ऊपर इस किसान आंदोलन में गोलियां चलाई गई, हम वहां मौके के मौजूद व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। और मुझे बहुत दुख भी होता है, कई बार मुझे बड़ा भावुकता भी आती है कि जिस तरीके से जिन अधिकारियों ने सरकार के कहे पे इंटरनेशनल लेवल पे बैन जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, जिन लोगों ने 12 बोर के हजारों राउंड फायर किए थे, ड्रोन के माध्यम से जो अपने लोगों पे जहरीले गोलों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो SLR के फायर कर रहे थे। आज हरियाणा की सरकार ने 2 दिन पहले फैसला लिया है कि उन 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और उसमें लिखा है बाकायदा कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए इनमें इनका बड़ा योगदान रहा है।
एक किसान की जिसमें शहादत हो गई, सर में गोली लगने से 433 किसान घायल हो गए, मूवमेंट अभी भी चल रहा है, और 5 किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली जिन लोगों ने, अब उनको हमारे देश में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित करने की तैयारी करी जा रही है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो शांति पसंद लोग, अमन पसंद लोग जो आप बैठे हैं, तो इस मुल्क को प्रेम करने वाले, इस भारत को प्रेम करने वाले, सही मायनों में प्रेम करने वाले लोग जो आप बैठे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे हों, आप इस मुद्दे को भी कृपा जरूर उठाएं, क्योंकि अगर एक ये ट्रेंड बन गया, आजादी के आंदोलन के बाद, आजादी मिलने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने ही लोगों के ऊपर शांतिपूर्ण मूवमेंट को क्रश करने के लिए गोलियां, हजारों राउंड गोलियां चलाने वाले, इंटरनेशनल लेवल पे बैन जहरीली गैसों का इस्तेमाल करने वालों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, बहादुरी के लिए, वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगर ये चीज होती है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ किसान आंदोलन पे नहीं, वो उन तमाम आंदोलनों को बहुत बड़ा धक्का होगा जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन तमाम आंदोलनों को क्रश करने की दिशा में सरकार का एक मजबूत कदम होगा, जो अमन पसंद लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इस व्यवस्था से तंग होके। और आगे कोई भी आंदोलन होगा, वो अकेला किसान आंदोलन नहीं, कोई और किसी मुद्दे पे भी आंदोलन होगा, तो ये सरकार फिर उसी तरीके से क्रश करने के लिए उनके ऊपर कार्य करेगी। तो मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो अपना भाई, अपना बेटा समझ के माफ कर दीजिएगा। और मैं आपसे अंत में यही कहते हुए विदाई लेता हूं, कल का हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, लगभग 20 राज्यों से लोग आ रहे हैं हमारे, तो इसलिए मुझे क्षमा दें और मैं प्रार्थना करता हूं आपसे मुझे जाने की अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अभिमन्यु भाई। मैंने अभिमन्यु को जिस टाइम बीटेक करके ये कुछ युवा निकले और साथ में जुड़े, पर जिस तरह ये क्या इन्होंने राइटिस्ट को भी देखा, इन्होंने लेफ्टिस्ट को भी देखा और सबके साथ रहे, और ये उस टाइम हम लोग लग रहा था कि उधर चला गया था राइटिस्ट की तरफ, अब तो क्या है, ऐसा वैसे में कीमत लगवा रहे, पर ये समझ रहा था सबको, ये हमें समझ में आया और समझ के इसने फिर अपनी एक सोच बनाई। और अभी किसान मूवमेंट में एक युवा नेता के रूप में, है ना, मीडिया की डिबेट सोचा है, इसमें बार बार आता ही है, और वैसे भी काफ़ी अध्ययन किया और सचमुच एक अच्छे देश का नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। हम प्रार्थना करूँगा खासतौर से मैं तो, कि खूब आगे बढ़े। और मुझे इसकी बात सुन के ध्यान आया, मेधा पाटकर के ऊपर भी पिछले दिनों जिस तरह एक, क्या कहूँ मैं, अब शब्द रोकता हूँ अपने, नहीं तो ठीक नहीं है वह, कि जेल में डालने की तैयारी जिस मेधा पाटकर ने अपने जीवन को पूरे संघर्ष में गुजारा, और जो एक मतलब युवाओं की आइकॉन है एक तरह से, है ना, काम करने के ढंग में मतभेद हो सकते हैं, कुछ और बात हो सकती है, पर वो कोई इस तरह की जो आतंकवादी या कुछ उस तरह के जेल में डालने की तैयारी कर रहे, शर्म आनी चाहिए, जिसको सचमुच देश का सम्मान मिलना चाहिए, जो वास्तव में भारत रत्न या पद्म श्री के लायक है, उनको तुम जेल में डालने की। मैंने कई बार मित्रों से बात की अपनी, तो ये बिल्कुल ठीक इशारा किया अभिमन्यु ने कि ये आने वाले समय में और होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब जो इस तरह सोचने वाले लोग हैं, ये सब एक हो जाए। और मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि ये जो आज गट्टे सत्ता में बहुत बड़ी ताकत नहीं है, जिस दिन हम 1000 लोग एक हो गए, ये कुछ नहीं कर सकते। अभी हम अकेले अकेले हैं, कोई किसान ही लड़ रहा है, कोई और लड़ रहा है, कोई और लड़ रहा है, पर ऐसे हजारों लोग लड़ रहे हैं, है ना, और सारे इस अन्याय के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये सारे कैसे को, मैं इसमें थोड़ा सा प्रयास है, पर सब हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। अब मैं आगे कल से हमारे बड़े अच्छे साथी सुप्रीम कोर्ट के वकील विजयपाल जी, मैं आमंत्रित करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। बस समय का इतना है कि 10 से 15 मिनट में ही बात रखें। तो वे कई वक्ता है महत्वपूर्ण, घनश्याम जी बैठे, जिन्होंने इस करेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके इतना जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे अकेला व्यक्ति, है ना, और जिन्होंने बहुत सौ को तैयार किया कि सुन के अगर पूरे दिन भी सुने तो अचंबा मानेंगे कि एक व्यक्ति ऐसे भी लड़ सकता है क्या, है ना। पर उसको मैंने कल तक परिचय भी नहीं कराया, आपने 1 मिनट का टाइम दिया, पर मैं जरूर कोशिश करूँगा। और मेरा बिल्कुल माफ़ी देना कि मैं जिसको नहीं बुला पाऊँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि कुछ सारे लोग एक से बढ़ के एक है, पर बहुत से लोग अपनी, क्योंकि मुझे पता आपका विषय गहरा है और शायद समझ में बहुत कम लोगों के आएगा जो आपका विषय है ना। जो मैं अभी इसलिए जो विषय समझ में आ रहे जो समझ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग अपनी बात रखें। विजयपाल जी, यादव जी हैं, क्या नाम? फलाना यादव।
थैंक यू सत्यप्रकाश जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय पाल सिंह, मैं दिल्ली में ही एक एडवोकेट हूं और यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं। और इन विचारों से मुझे सब चीज़ें जो है अपने बचपन से ही, शिक्षा के दौरान, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, वहाँ कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वहाँ एक किसान आंदोलन के साथ साथ जो है देवीलाल जी ने हरियाणा से एक आंदोलन स्टार्ट किया था और उसके बाद आज तक कांग्रेस पार्टी दोबारा मेजॉरिटी में नहीं आई है। 87 का आंदोलन था वो, और वहाँ से जब चले थे आज तक 87 के बाद कभी भी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट भी बनी, लेकिन वो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं थी। तो उस समय की चीज़ें हम उस आंदोलन में शरीक हुए और फिर उन चीज़ों को हम ढूंढते ही रहे कि वो चीज़ें धरातल पे उतनी नहीं उतर पाई, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ उस आंदोलन से निकली और लोगों के जनजीवन में का हिस्सा बने, जिसमें एक एग्जाम्पल है बुढ़ापा पेंशन। वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उससे एक अच्छी चीज़ निकली। आंदोलन स्टार्ट हुआ था SYL के पानी को लेकर के कि हमें बिजली पानी लेके आना है, दिल्ली पैदल जाना है, ये नारा था छोटा सा देवीलाल जी का। और जब इलेक्शन नज़दीक आया तो इनमें कुछ नई चीज़ें उन्होंने वोट कैचिंग नारे ऐड किए कि हम बुढ़ापा पेंशन करेंगे, हम कर्जे माफ़ी करेंगे, और बेरोजगारी भत्ते की भी बात थी। तो वो SYL का मुद्दा धीरे धीरे गौण होता गया और वोट पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। उस आंदोलन के बाद जो मैनेजमेंट हुई, यहाँ मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि हम आंदोलन में हैं, आंदोलन से निकल करके एक संघ के साथ लड़ाई लड़के और उस संघ को या तो रिप्लेस करें या उसको मजबूर करें कि जो डिमांड हम उठा रहे हैं, आम आदमी का जो बुरा हाल हुआ है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो एक एक काम या तो हम संघ से आंदोलन करके ठीक करवाएं, या हम संघ को इतना जरूर झटका दें कि आपने नहीं किया तो हम यहाँ आ जाएंगे और ये काम हम कर देंगे। जिस दिन संघ को ये समझ आ जाएगा कि हमारे को रिप्लेस किया जा सकता है, इतना मजबूत संगठन हमारे सामने खड़ा हो गया। तो उस कड़ी में मैं एक विचार रखना चाहता हूं कि हम जो एक मजबूत संघ से लड़ने की एक यूनिट बनाना चाहते हैं, एक मैग्नेट बनाना चाहते हैं, उसका हमें एक प्रॉपर कोडिफाइड लिखित एक संविधान बना लेना चाहिए। जिस तरह से भारत का संविधान बना है, चाहे वो नेहरू जी आए उनको शपथ दिला दिया, मोदी जी आए उनको शपथ दिला दिया, एंट्री यहाँ से है, एग्जिट है, वो एक ढांचा बने। उसके बाद के मुद्दों पे जो जितने भी श्रोता मैंने सुने, अभी सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम व्यवस्था खराब हो गई है, हमें ये ठीक करना है, ये ठीक करना है। ठीक करने से पहले हम एक यूनिट बना लें और वो यूनिट एक लिखित पैरामीटर में काम करे। वो लिखित पैरामीटर के लिए एक कमेटी बने और लिखित पैरामीटर बना करके कोई वोटर है, कोई संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो कैसे उसका हिस्सा बने, उसको एग्जिट होना है तो कैसे वो एग्जिट हो, वो एक रूपरेखा ये सभी लोग बनाएं। उस रूपरेखा को हम अंतिम ना माने। भारत के संविधान में भी समय समय पे सब संशोधन होते रहते हैं। कोई चीज हमें लगेगी कि ये पेज ढीला है, बैठ करके मीटिंग किया और उसमें संशोधन कर दिया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आज ये बन गया तो ये परमानेंट है। हम अगर हमारे अनुरूप नहीं है, लोगों के अनुरूप नहीं है, या आने वाली दूसरी जनरेशन हम नहीं रहेंगे, उनको लगा कि ये चीज जो है आउटडेटेड हो गई है, तो उसको चेंज करने का एक प्रोविजन वहां रख दिया जाए कि भाई कोई चीज आपको प्रोविजन चेंज करना है तो ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम बना लें। ये कैसे बदलेगा, कैसे लोग रहेंगे, कैसे उनको काम करना है,
क्या क्या उनके पैरामीटर रहेंगे। एक एमपी का इलेक्शन लड़ना है तो ही मस्ट बी ए वोटर ऑफ इंडिया। इसी तरह से उसका मेंबर बनना है तो उसके पास क्या क्या कंडीशन है, वो 18 साल का होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, ये सब है। तो इसी तरह का एक ढांचा बनाने पे बात की जाए, तो इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। कल से भी मैं सुन रहा हूँ। तो बाकी चीज़ों पे अब चाहे आप 10 दिन की मीटिंग रखिए, चाहे 10 महीने की रखिए, इररिलेवेंट आप बोलेंगे तो टाइम जाएगा। टू दी पॉइंट मीटिंग का एजेंडा रखिए। आज हमें ये पॉइंट डिसाइड करने हैं, उनके ऊपर जो जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने विचार रखें। उनके विचारों को इनकॉर्पोरेट किया गया नहीं किया गया, दैट इज नॉट रिलेवेंट। उस समय की परिस्थितियों में आए वो दोबारा प्रयास कर सकते हैं, तीसरी बार प्रयास कर सकते हैं। संविधान जैसे बना था उसकी आप मिनट से एक बार पढ़ लीजिए, किस किस ने क्या बोला, किसकी बात मानी गई, किसकी नहीं मानी गई। नहीं मानी गई वो भी बाद में काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ थे और रिस्पेक्ट से थे। तो इस तरह का एक सिनेरियो मेरा सुझाव है पूरी इस मीटिंग में कि ये रखा जाए। दूसरा एस्पेक्ट है कि हम आंदोलन में हैं। सभी लोग, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है। तो जब भी कोई इस तरह की चीज़, मैंने 2-3 बार प्रयास देखे हैं, सत्यप्रकाश भाट जी ने पहले भी किया है, तो जितने लोग आंदोलन में हैं उनके पास 2 चिंताएं हैं कि मैंने जो अभी तक काम किया है इसका क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। नंबर 2, उस चिंता में वो अपने किसी विचार को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने सपने हैं। मेरा मानना है कि हम अपने सपनों की बजाय भारत के लोगों के सपनों के लिए कुछ पल जीना चाहते हैं। उनके सपनों के बारे में सोचिए और कोई एक ऐसा काम जिससे उसको लगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल था कि एग्जाम्पल से पहले अब पूरे वर्ल्ड का सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर कोलू जैसा काम है और उनकी चाबी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, जितने भी बिजनेस घराने हैं। अब बिजनेस आप सीधे टकरा रहे हैं संघ से, सरकार से। सरकार के पास कुछ नहीं है, आप अंबानी से टकराइए ना। और अंबानी से टकराने के लिए आपको किसान आंदोलन की तरह 1 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली में बैठने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने क्या किया, एक चरखा लेकर के पूरे देश में घुमाया। 30% डेफिसिट हुआ कपड़ा मिल को। कपड़ा मिल के व्यापारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि इसका कुछ करिए, वरना तो हम तो जिस काम के लिए यहाँ सरकार चला रहे हैं वो काम तो रहा नहीं, हम तो कंगाल हो जाएंगे। तो डेली वो पैसा कमाता है, वो अगर एक दिन भी आप उस पैसे को रोक सकते हैं तो भी उसके पास मैसेज जाता है बहुत बड़ा। उसका कोई आयाम आप घर में बैठे सोचिएगा। देवीलाल जी ने रास्ता रोको का आंदोलन स्टार्ट किया था। मेरे सामने जो कॉल दिया था कि कल रास्ता बंद होगा, तो आज शाम को 7 बजे सड़कें बंद कर दी गई थी लोगों द्वारा। तो ये गांधी जी या देवीलाल की बात लोगों ने मानी, उसका कारण था कि उनके पास एक आचरण था। आप कितने ही समझदार बनिए, कितनी ही एक्टिंग कीजिए, अमिताभ बच्चन या आमिर खान बन के आप किसान का रोल करते रहेंगे तो वो क्या जानेगा नहीं कि आप कलाकार हैं। अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आपको कहेगा कि अच्छे कलाकार हैं, झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन उसकी नजर बहुत पैनी है, बहुत साधारण व्यक्ति है वो, और वो
बिल्कुल प्योर है और आपके अंदर जो आत्मा है, आपके बोलने से, बैठने से, खाना खाने से, चलने से वो बता देता है कि ये आदमी मुझे कुछ ठीक लग रहा है। तो आप जब भी पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक इज ए बिग ऑब्जर्वर। ये तो कुछ भी नहीं है यहां जितना भी है। आप कितने ही साफ कपड़े पहिए, आपका दिमाग कितना मैला है, उसको देख करके वो बता देगा। तो इतना छोटा सा सुझाव मेरा, क्योंकि लिमिटेड टाइम दिया गया है, कि भाई आप एक मैग्नेट बनाइए। उस मैग्नेट में कौन आएगा, कैसे जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया लिखित रूप में बना दीजिए। लोगों को पसंद आएगी तो लोग आपके साथ आएंगे, नहीं पसंद आएगी तो पीछे हट जाएंगे। आप उस प्रयोग को दोबारा थोड़ा सुलझा के कर लेते। धन्यवाद, थैंक यू। भोजन का समय हो गया, पर अभी लंच से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रमुख व्यक्ति है जो इसमें समय दिया है, शर्मा जी, मैं आपको ही बुला रहा हूँ अभी। अगर हाँ, और पानी पीना तो पिया हो, क्योंकि लगातार पिछली मीटिंगों से हमारे साथ हैं प्रोफेसर शर्मा, और 2009 में लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, और कोशिश करते रहते हैं कैसे ठीक व्यवस्था में हम भूमिका निभाए या ठीक व्यवस्था बनाए। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए और बैठ के मजा नहीं आता। खड़े हो जाओ और समय का ध्यान रखिए। नहीं सर, बोलने के लिए बैठने की जरूरत है। हाँ, इसको ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, इसको निकाल दीजिए। हो जाएगा। हाँ तो कर दे, ऑन उसमें क्या हुआ? रहने दो, इसमें लगा रहा हूँ। चलते रहिए, बोलते रहिए। मेरा कुछ सुनना है? सर, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि दिल से कहूँ, पिछली मीटिंग इनकी अटेंड की थी, गुरुकुल के बारे में सुना था, लेकिन देखा था पिछली मीटिंग में कि नीचे बैठे रहिए, ना बोलिए ना सुनिए, तो जो भी है होने दीजिए। इस बार एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, अच्छी और एक पॉइंट्स के साथ डिस्कशन चल रहा है, उसके लिए आपको, और आप प्रेरणा तो आप ही की हाँ सर, वो तो पक्का है 100%। दूसरा मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा कि ये मेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एक्चुअली जा रहा था कहीं, ठीक है, तो इसके लिए भी सर, वैसे मैं, ये सही है कि परमात्मा ने एक अच्छी चीज़ मुझे दे दी है, मुझे सुनना आता है। मतलब ये कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, आता है। जो मेरे साथ रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, वो जानते हैं कि मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो कल से अब तक बहुत कुछ सुना, उससे पहले भी 2 दिन बहुत सुना। सर, पहले तो मुझे जो एक पीड़ा हो रही है, अब मुझे एक्चुअली पीड़ा होती इसलिए नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मुझे को निकालना है, मैं कहीं और नहीं जा सकता उसके लिए। तो ये मेरा जीवन का एक फॉर्मूला क्लियर है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल मुझे ही निकालना है। साथ किसी का मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज पीड़ा है। पीड़ा ये है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इतने बड़े संघर्ष के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली, और आज हम लड़ाई की बात सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मिलने की बात नहीं सोच रहा, सब लड़ाई की बात कर रहे हैं। ये संघर्ष होगा, ये संघर्ष होगा, ये लड़ेगा, वो मरेगा। वो बेचारा किसान मर गया, उसको कौन पूछेगा? सर, जिसने आइडिया दे दिया कि आंदोलन करिए, उनके पीछे पीछे चल के उसने आंदोलन कर लिया, मर गया तो मर गया। अब उसको भी हम मुद्दा बना के आगे एक और लड़ाई का हिस्सा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर देश हमारा है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए देश हमारा है कि नहीं है। अगर देश हमारा है तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसकी बात करें, बजाय हर समय लड़ाई की बात करने की। इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे। आप सब लोग सामाजिक लड़ाई की बात कर रहे हैं,
मैं एक्चुअल में 1971 की पूरी 13 दिन की लड़ाई में प्रैक्टिकली मैदान में रहा हूँ, और पाकिस्तान का पहला जहाज, मैं तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से नहीं, मेरे कहने से पकड़ा गया। आप समझ रहे बात को? क्योंकि मेरा देश था, वो लड़ाई मेरे देश के लिए थी। तो मेरी ये एक युवक थे, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, क्यों? मैं उनको एक्साइट करना चाहता था इस बात के लिए कि आप संघर्ष में फंसे हुए हो, अरे पहले ये तो आइडेंटिफाई करो, इस संघर्ष की जड़ क्या है, क्यों हो, अब फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। यही तो आपकी एजुकेशन का फायदा है। नहीं तो फायदा क्या हुआ एजुकेशन? और एजुकेशन इतना आज से वो कितनी खराब है। देखिए सर, मैं एजुकेशन में 2006 से प्रैक्टिकली हूँ, 2000 से थ्योरेटिकली इन द सेंस में पढ़ाता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता था। और उससे पहले तो हम पहले ही एजुकेशन में हैं। मैंने इसका वो कुरूप देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उस कुरूप की वजह से मैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए गया। क्यों? कि बातचीत से तो सॉल्यूशन निकलना नहीं था, कहीं कुछ हाथ में आ जाए तो शायद मैं खुद ही परिवर्तन कर दूं। किससे बात करूं? बात तो सब एक बेकार है। जो इस देश की सर्वोच्च है, जिसको चेयरमैन बोलते हैं यूनियन का, मैं उसका क्या व्यू था मुझे पता था इस बात के लिए। तो बात करके क्या फायदा भाई? एक अच्छे खासे बंधे हुए सिस्टम को मैं क्यों बर्बाद करूं अपना क्वेश्चन रेज करके, जब मुझे पता उनके पास आंसर नहीं है। उन्होंने किसी फ्रेंड के थ्रू इनडायरेक्टली कह दिया, शर्मा जी से को अपनी नौकरी करें, काय को परेशान होना। आप समझ रहे? जिनको सुधार करना था। ये तो मैंने इसलिए कहा कि मुझे पीड़ा ये हुई कि हमारे मुद्दे लड़ाई नहीं, सॉल्यूशंस होने चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर देश में प्रॉब्लम है सर। मैं इस देश के हर एक स्टेट में और इस सारे कम से कम 5 कॉन्टिनेंट्स में और 5 कॉन्टिनेंट से कम 25 देशों में काम कर चुका हूँ। घूमने नहीं गया, काम कर चुका हूँ। ठीक है? ऐसी कोई जगह नहीं है इस संसार में जहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकालना, ये एक मनुष्य का काम है। मैंने वर्ड मनुष्य यूज किया है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने अभी कहा था यंग मैन के मानव, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपने रूप में बनाया है। क्यों बनाया है? कोई तो उद्देश्य होगा, नहीं तो खुद ही आके बैठ जाता है। एक ही काफी था, इतनी सारी पब्लिक की जरूरत क्या थी? उसने हमें बनाया है एक विविधता क्रिएट करने के लिए, और ये देखने के लिए कि उस रूप में हम क्या करते हैं। हम खुद को तो पहचानते नहीं, अपने बारे में जानने भी नहीं चाहते। हम कह देते हैं हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए, हम खुद को जानना चाहते हैं, लेकिन सर कितने जान पाते हैं? गांधी जी ने इतना कहा, आज सर बुरा नहीं मानेगा, मेरे मुंह से एक सवाल निकला। मैंने कहा क्या आज प्रार्थना नहीं है? कारण कि मैं कल आपकी बात सुन के मुझे तो नेचर बन गई वो कि यहाँ प्रार्थना होगी। तो मैं जब सुबह बैठा तो पूछा, फिर मुझे समझ में आया कि वो शायद संडे है तो प्रोग्राम अलग होगा, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे ज्ञान नहीं था। तो वो बात मैंने उनसे आगे किसी से नहीं की, अपने मुझे। मैं समय है सर 2-4 मिनट बात करने का, या केवल मुझे खड़े करने के? बस सर ऐसा है मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो हमने समस्या ही आइडेंटिफाई नहीं की, केवल हम लड़ाई करे जा रहे हैं। समाधान हमें तब मिलेगा जब पहले हम समस्या की जड़ को समझेंगे, समस्या को समझेंगे, और उसके क्या पॉसिबल रास्ते हैं उसको समझ के फिर उनमें से एक का चयन करेंगे, तब हमें आगे का रास्ता मिलेगा। मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, टाइम निकल जाए तो आप लंच थोड़ा डिले कर दीजिए, आफ्टर ऑल चल जाएगा। बुला लेना सर, लंच आपका ही है, टाइम भी आपका ही है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ सर, पहले तो मैं इस बात को 4 मुद्दों में मैं आपके साथ खत्म करूँगा। पहला, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने क्यों कहा कि हमें प्रॉब्लम समझनी चाहिए, हमारी उत्पत्ति क्या है। किसी ने बहुत अच्छा किया, कहा कि हम साइलेंस से पैदा हुए हैं। फैक्ट, ये फैक्ट है कि हम साइलेंस से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा मूल रूप साइलेंस में है। लेकिन पैदा तो एक्सप्लोजन के साथ हुए, जिसको लोग बिग बैंग कह देते हैं। हम अपने धर्म में उसको शिव शक्ति का सेपरेशन कह देते हैं। लेकिन हुए हम अशांति से पैदा, शांति से। सर इन दोनों को समझना चाहिए। जीवन जीने के लिए अशांति भी एक
प्रक्रिया है उसको हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुसीबत आ गई, उसको उसके उद्देश्य को, उसके पर्पज को समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी है, इसी ही प्रक्रिया के चलते हुए हम अमीबा से, या जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल गॉड पार्टिकल कहते हैं आजकल, हालांकि वो वर्ड बहुतों को समझ में नहीं आता है, लेकिन उस पार्टिकल से लेके जो आज मानव बने हैं वो केवल ये मानव ही है जिसको परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि वो परमात्मा की तरह काम कर सकता है। देखिए सर, जितने भी लोग खुद को गॉड 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 कहते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। जब आप अपने शास्त्रों में लिख के कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म के रूप हैं, तो उसने कह दिया मैं भी हूं, तो बुरा मानने की क्या बात है? वो है या नहीं है ये आपके ऊपर है, ये तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो जरूरत है इस बात को समझने की कि उसने जो हमें बनाया है उसका क्या उद्देश्य था, वो हमसे क्या चाहता है, और इस परिवेश में हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ठीक है। इतना सा तो मैं उत्पत्ति पे छोड़ देता हूँ। जो हमारी प्रॉब्लम की जड़ है भारतवर्ष की, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, सब वहाँ अलग अलग है सब जगह। एक तो है जाति, जो वास्तव में जाति नहीं वर्ण था, और विज्ञान का बहुत बड़ा मूल है ये कि जेनेटिक कोड से ही हमारी उत्पत्ति और ग्रोथ हुआ है, उसी को वर्ण कहते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई लड़ाई में अच्छा है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है, लेकिन जैसे एक रेस की लाइन पे सब खड़े हैं, जब पैदा हुए होंगे उसने किए होंगे, सब एक ही लाइन पे थे। जैसे जीवन बढ़ता रहा, युगों से जीवन चलता रहा, हम लोग तो भारतीय हैं तो हम जानते हैं कि रीबॉर्न होते हैं। हम अपने अपने कर्मों से जो संस्कार ऐड करते रहे वो हमारा आज का रूप बन चुका है, केवल उसी को समझना है सर। अब उसको लड़ाई झगड़े के लिए, पॉलिटिकल, उसके लिए हमने जाति का रूप दे दिया, इसको समझना चाहिए। तीसरा है धर्म। सर किसी ने बहुत अच्छा कहा कि धर्म और आध्यात्म, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसान का बेटा या किसान खुद आके ये बात कही, इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि वो तो रोज परमात्मा से, आध्यात्म से ही पैदा करता है। बीज से पेड़ बनाना अपने आप में सबसे बड़ा आध्यात्म, ठीक है। हमें धर्म और आध्यात्म को अलग करना चाहिए, ठीक है सर। अगर हम ये समझ लें कि एक परमात्मा है और ये सब बाकी उसके रूप हैं, भारतीयों से बढ़िया कौन समझेगा सर? हिंदुस्तानी या हिंदू जो 33 करोड़ देवी देवताओं को परमात्मा का रूप मानता है, उससे बढ़िया कौन समझेगा? तो उसको करिए ना। तो क्यों आप विघटन कर रहे हैं धर्म के नाम पे? अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, यहोवा, आप कुछ भी कहिए, है तो परमात्मा ही सर। आप उसको जब मुंह से बोलते हैं तो उसको व्यवहार में भी लाइए। कोई झगड़े की जरूरत नहीं है, केवल एक दूसरे को समझने की, समझाने की जरूरत है कि सबके कुछ ना कुछ गुण है, उन गुणों का फायदा उठाएं। चौथा लास्ट पॉइंट, राजनीति सर, जिसके लिए साहब बैठे हुए हैं। देखिए सर, राजनीति राज करने की नीति है। राज इसलिए जरूरी है कि परमात्मा खुद भी सृष्टि को अकेला नहीं चलाता, उसने भी इतने सारे देवी देवता पैदा कर दिए, वायु को वायु का काम दे दिया, अग्नि को अग्नि का काम दे दिया, कि ये व्यवस्था जरूरी है। मैं व्यवस्था उसकी बात नहीं कर रहा जिसको आप बदलना चाहते हैं, मैं व्यवस्था उसकी बात कर रहा हूँ जो परमात्मा ने बनाई हुई है सृष्टि को चलाने के लिए। व्यवस्था किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। उसमें क्या खराबी है, कौन है उसके जिम्मेदार सर? स्टेक होल्डर कौन है इस सारे लिविंग वर्ल्ड का? इंसान, ह्यूमन बीइंग्स ही तो है जो अच्छा बुरा जो भी करते हैं। अगर हम इंसान को समझ लें, उसकी ड्राइव्स को समझ लें, जो शट रिपू कह रहे थे ना वो, कि कमजोरियों को समझिए, उसकी ड्राइव्स को समझ लें, क्या उसको ड्राइव कर रहा है। अहंकार को समझना सबसे मुश्किल काम है सर, सारे शट रिपू उसी के गुलाम, ठीक है। अगर हम उसको समझ के सही ढंग से सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दें तो भारत का पुनः निर्माण हो सकता है। मेरा लास्ट पॉइंट सर, भारत है क्या? बाय द वे, हम सब भारत 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 करे जा रहे हैं, हमारे सत्यप्रकाश जी ने तो अपना नाम ही रख लिया। भारत है क्या? भारत, भा मीन्स रोशनी, सूर्य, ज्ञान, और रथ मीन्स जो कंटिन्यूसली सबको देता रहे, जो सारे संसार में सबको ज्ञान देता रहे, वो भारत है। लेकिन क्या भारत वो एक स्टैटिक था सर, जो सतयुग में था? क्या वो त्रेता में था? जो त्रेता में था वो क्या द्वापर में था? क्या कलयुग में था?
हमको बनाना है जो आज के लिए आदर्श हो। आज आदर्श आधुनिक भारत। भारत एक सभ्यता है, भारत जीने की शैली है। विश्व कुटुंब सब एक रहें, यही प्यार की थैली है। इसको समझ के अगर हम भारत का निर्माण करेंगे तो सर आपका भारत तो अमर रहेगा, क्योंकि वो तो आज है। आज का तो आज ही होगा, कल तो नहीं हो सकता। जो कल था वो नहीं हो सकता। आदर्श आपका है, जो है आदर्श वो है, नहीं है तो अगला आदर्श है। आज आदर्श आधुनिक भारत के बारे में सोच के आप राजनीति का मॉडल निकालिए सर, अमर मॉडल निकलेगा, क्योंकि वो तो हमेशा चलता रहेगा। वो तो रथ है भारत की तरह। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी। मेरे सामने संकट ये है कि कल से बैठे हैं लोग और वो कुछ भी बात नहीं बोले या नहीं मैं बुलवाऊँ तो ये एक तरह से अन्याय है बहुत बड़ा। तो मैं चाहता कि लंच से पहले एक बार संक्षेप में सबकी बात आ जाए और लंच के बाद फिर आगे क्या रणनीति बननी चाहिए, क्या काम होना चाहिए, कैसे काम होगा, उसके ऊपर चर्चा हो तो कुछ सार्थक परिणाम आगे बढ़ेंगे। फिर नहीं तो फिर वही बोलने का वाला सिलसिला। तो मैं अभी अतुल प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूँ। अतुल जी आए और 5-10 मिनट जितने भी चाहे आप अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारत जी को काफ़ी समय से जानता हूँ, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरह का भी ये आंदोलन चला रहे हैं, एक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें मैं शायद आज पहली बार उनके साथ शामिल हुआ हूँ। और कल भी और आज भी मैं सिर्फ इसीलिए आया कि मैं समझ सकूँ कि ये क्या काम हो रहा है और किस दिशा में काम हो रहा है, और ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं। ये सब समझने के बाद ही कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जुड़ेगा, तो ये सब चीज़ें, ये सारे पहलू समझने के बाद ही वो किसी के साथ जुड़ता है। ऐसे ही चलते फिरते कोई किसी के साथ नहीं जुड़ जाता। आज यहाँ मैंने सुना हमारे युवा साथियों को, जो युवकों ने यहाँ बात रखी, उनके जो क्रांतिकारी विचार उन्होंने यहाँ सबके साथ साझा किए, वो इस क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस क्रांति को ऐसे ही विचार गति दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम जैसे लोग जिनके पास अनुभव बहुत है, बहुत कुछ सीखा है, सभी लोग यहाँ ज्ञान बांटने के लिए बैठे हैं। हम लोग सब यहाँ ज्ञान बहुत बांट सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको आगे लाना और उनको अवसर देना कि वो कुछ करें और बात करें, और उनमें उनको कुछ, उन लोगों को कुछ हम लोगों से सहयोग की आवश्यकता हो तो वो व्यक्तिगत रूप से कैसे भी हम लोगों से सहयोग लें और आगे बढ़े। आवश्यकता इस बात की है। तो उन लोगों को जो अवसर दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है, और उनको ही हम आगे बढ़ाएं और उनको अवसर दें कि जो आज परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है, ये हमेशा से होती आई है। कोई भी समय, कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जहाँ परिवर्तन ना हुआ हो, और परिवर्तन होते हुए भी परिवर्तन की मांग ना हुई हो। आज भी परिवर्तन भी हो रहा है और परिवर्तन की मांग भी हो रही है। उस मांग की दिशा में वो मांग क्या है, क्यों मांग पैदा हो रही है, क्यों उस मांग की तरफ हम लोग सब आकर्षित हो रहे हैं और क्यों हमें जाना है,
इसको समझने की आवश्यकता है। जो आज हालात चल रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो दिशा उनसे मिलती है जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, और उनसे भी मिलती है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, और उनसे भी मिलती है जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। ये सब अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं, और सबसे ही परिवर्तन को दिशा मिलती है। लेकिन हम सिर्फ एक को लेके आगे चलें कि एक ही परिवर्तन चाहिए, तो उससे पूरा भला नहीं होने वाला। विकास जैसे आज हम देखते हैं विकास हो रहा है, व्यक्ति का विकास हो रहा है या विज्ञान का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, या संसाधनों का विकास हो रहा है। संसाधनों का विकास कर लिया और बहुत सारे विकास कर लिए, लेकिन व्यक्ति मनुष्यता पीछे रह गई, तो विकास अधूरा है। तो विज्ञान का विकास है, संसाधनों का विकास है, उसके साथ साथ जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो उन संसाधनों का भी जो उचित उपयोग होना चाहिए वो नहीं होगा, उनका उपयोग भी गलत दिशा में होगा। जैसे एक अभी गांधी जी के समय में या उससे पहले समय में बहुत अलग चीज़ थी, लेकिन आज के समय में जैसे संसाधन है हमारे पास, उन संसाधनों का क्या उपयोग हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, सभा कर ली, सभा में भाषण दे लिए, बात कर ली, और गांधी जी भी अपने रोज़ की सभा करते थे, उसमें अपने विचार रखते थे और सबको संदेश देते थे। लेकिन आज का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आप इतने सारे टीवी के चैनल हैं, देश में आज हज़ारों लाखों टीवी के चैनल हैं। 4 चैनल खरीद लीजिए एक राज्य के लिए, वो 4 चैनल उस राज्य की दिशा को बदल देंगे, उनकी सोच को बदल देंगे, व्यक्ति की सोच को बदल देंगे। उस चैनल पे आप बात करिए, अपने विचार प्रसारित करते जाइए, और जो सुनने वाले हैं उनको पूरे दिन में हर आधे घंटे बाद आपके विचार उनके ऊपर थोपे जाएंगे, उनके मस्तिष्क में घुसेड़े जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं असर डालेंगे, चोट करेंगे, और वो जो भी उनकी सोच है उस सोच को बदल देंगे। एक आप हल्की सी चोट करते रहेंगे तो कितना असर करेगी, और एक लगातार निरंतर चोट कर रहे हैं वो कितना असर करेगी। आपके पास पैसा है, आपने 4 चैनल खरीद लिए और पूरी दिशा बदल दी। जो चुनाव आपको नहीं जीत सकते थे वो आप आराम से जीत जाएंगे। ऐसे ही पूरे देश में, एक राज्य की बात है या देश की बात है, हम लोगों के पास कितनी शक्ति है। क्या हम एक भी चैनल खरीद सकते हैं, अपने विचार पहुंचा सकते हैं? हमारे पास तो वो शक्ति नहीं है, तो हमें दूसरे तरह से लड़ना है। हमारा जो संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा तो वो किसी और दिशा से, किसी और तरह से बढ़ेगा। एक और विचार जो इसके साथ साथ चलता है, और हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने हमको जो ये विचार दिया है, समन्वय का विचार। समन्वय का विचार एक ज़मीनी स्तर पे काम करता है, वो कहीं चोट नहीं करता, कोई प्रचार नहीं करता, वो दूसरी दिशा से काम करता है। यहाँ इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, शायद किसी के भी विचार एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे पूरी तरह से, थोड़े थोड़े मिलते होंगे, कुछ विचार ज़रूर मिलते होंगे, लेकिन सारे विचार तो कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन समन्वय क्या कर सकता है? समन्वय ये कर सकता है
कि आपके मान लीजिए 10 विचार हैं, मेरे 10 विचार हैं, उनमें से कोई सा एक विचार तो ऐसा होगा जो आपस में मिलता होगा। क्या हम उसकी बात कर सकते हैं? अगर हम उसकी बात करें, बाकी 9 को भूल जाएं, तो हम आपस में एक संबंध बना सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। एक बार जुड़ाव हो गया, उसके बाद बाकी के जो 9 विचार हैं जिन पे हमारा मतभेद है या आपस में विचार अलग अलग हैं, उन पे हम चर्चा करके, उनको आपस में साझा करके, आपस में एक दूसरे से उसके ऊपर अपने अपने विचार समझा के, अपनी बात उनको समझाएं, उनकी बात हम समझें, तो उनको हम ऐसा कर सकते हैं, इस दिशा में ला सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे विचार 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 आपस में मिलने लगे। जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये एक ज़मीनी स्तर पे काम करने का तरीका है। और एक दूसरा तरीका है कि आप ऊपर से ठोक ठोक के थोप दीजिए। तो अब जो तरीका हम अपना सकते हैं, उस तरीके को अपना के हम लोग चलें। और जैसा हम लोगों को समझाया गया है कि सबसे ज़रूरी है अनुशासन। किसी भी काम को, किसी भी तरह को, किसी भी दिशा में हम लोग करेंगे तो उसके लिए एक अनुशासन तो बनाना है। उस अनुशासन को बना के हम लोग उस दिशा में काम करेंगे, तभी उसको हम सफलता की ओर ले जा सकते हैं। और जैसा कल से भी मैंने सुना और लोगों ने भी बात की, बहुत चीज़ें बात हुई, जैसे निर्भयता, निर्भीक तो आपको होना ही पड़ेगा, साथ के साथ निष्पक्ष भी होना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर ही आप अपने विचार आगे बढ़ाएंगे, तभी उनमें ताकत बनेगी, उनकी शक्ति तभी है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज़ आती है जो गांधी जी ने हमको दी, निरपेक्ष। निर्भय, निष्पक्ष और निरपेक्ष, उन सब विचारों को, हमारे विचारों को हमको निरपेक्ष भी बनाना होगा। अगर हमारे विचार निरपेक्ष नहीं हैं तो हम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और लोग बहुत हैं अभी बोलने वाले, तो जैसे आगे भी अगर कोई अवसर होगा तो मैं फिर आगे। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। भोजन से पहले एक और वक्ता काफ़ी दूर से आए हैं और लगातार हमारी सब मीटिंगों में रहे हैं। महेंद्र जी आइए। उसके बाद जो वक्ता रह गए, भोजन के बाद हम अपनी बात सबको कहने का मौका देंगे और सबको कहनी चाहिए। महेंद्र जी 5 मिनट में, वैसे आप तो ये कागज़ अभी घुमाया हमने, आप लोगों की उपस्थिति का पत्र है। अगर किसी ने इसमें अपना नाम दर्ज नहीं किया हो तो कृपया देख करके इसमें दर्ज कर दीजिएगा। यहाँ ये रखा हुआ है। ये एक छोटा सा कागज़ आप लोगों को मीटिंग से पहले दिया था, उसमें गांधी मार्ग नाम की पत्रिका की चर्चा थी। उस पत्रिका के कुछ अंक यहाँ मैं रख देता हूँ आप लोगों के देखने के लिए। आप लोग उसको देखिएगा। जिसको भी ऐसा लगे कि हमारे पास नियमित आए तो 1000 रुपया इसका आजीवन शुल्क है। वो शुल्क और अपना पता भर कर आप हमको दे देंगे तो आपके यहाँ पत्रिका पहुँचने लगेगी। बस ये 2 सूचनाएं देनी थी। ये दोनों चीज़ें यहाँ रखी हैं आपके लिए। समस्त सम्माननीय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ऐसे पवित्र संस्थान में आए हैं जिससे हम धन्य हुए। पूजनीय महात्मा गांधी जी हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। अगर हम उनके दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें उन्हें समझना पड़ेगा, उनके द्वारा किए गए कार्यों को चरितार्थ करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर उन्हें समावित करना पड़ेगा। जैसा कि कल से आज तक हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी, मैं क्षमा चाहूँगा इस बात को कहने के लिए,
कि हमारी बातों का ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। हम महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए सदमार्ग पर क्यों नहीं चल पा रहे, क्यों हमारी बात में दम नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उन्हें हम आत्मसात नहीं करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उन्होंने कैसा जीवन जिया है उसको हम नहीं समझेंगे, तब तक हम शायद अपनी बात से लोगों को प्रभावित ना कर पाए। हमारे मन में, हमारी आत्मा में लोगों को का कल्याण करने का भाव निहित है। हम चाहते हैं कि हम अपने प्रयासों से लोगों का हित कर सकें, लेकिन उस हित करने के लिए हमें आम व्यक्ति के पास आम व्यक्ति बनकर, जैसे महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन जिया, वैसा ही उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हमें चलना होगा। महात्मा गांधी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ग्राम स्वराज्य का किया कि गांव कैसे मजबूत हों। तो हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए। जो हमारे ग्रामों में लोग रह रहे हैं उनके पास हम जाएं, उनके पास हम बैठें, ईमानदारी के साथ हम उनसे बात करें। निश्चित ही वो लोग हमारी मदद करेंगे और फिर हम स्वरोजगार के माध्यम से, चूँकि शासन की व्यवस्थाएं इतनी नहीं हैं कि हम उन्हें रोजगार दे सकें, भाई चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या भाजपा की रहे या किसी भी दल की रहे, तो हमें स्वरोजगार की बात करनी होगी। वहाँ पर रह रहे विभिन्न जाति समूह के लोग जो विभिन्न जातियों से आते हैं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायतों में जाता हूँ, लगभग टीकमगढ़ ब्लॉक में लगभग सभी पंचायतों में, क्योंकि जब हम आपको टीकमगढ़ आमंत्रित करेंगे तो बताएंगे भी कि हम क्या काम कर रहे हैं। आप सभी से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, जो व्यक्ति जिस समाज का है, जिसके पिता ने, उसके दादा ने जिस व्यवसाय को किया है, जिस काम को किया है, सबसे पहले हम उस काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कोई वंशकार समाज का व्यक्ति है ना, तो उससे कहते हैं कि टोकरियां कैसी बनाई जाए, कैसे आकर्षक टोकरियां बने। जो सैन समाज से व्यक्ति आ रहे हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे आधुनिक सैलून कैसे डालें, कैसे हम काम करें, है ना। इसी प्रकार अन्य समाजों से जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें उस जो वर्तमान जो लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं वो समझाते हैं, दिखाते हैं, मोबाइल पर उन्हें बताते हैं कि देखिए भाई ये नई तकनीकी आ गई है, आप अपने इस क्षेत्र में काम कीजिए और आगे बढ़िए। अथवा कोई नया काम करना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कराते हैं। तो इस तरीके से लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। लोग अपने मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। जो मोबाइल हमारे पास है, लोगों को यह बताना पड़ेगा कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जब आप अपना मोबाइल खोल के उसको बताते हैं कि देखिए ये योजना है, फिर आप उसको बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में क्या है, विभिन्न विभागों की क्या योजनाएं चल रही है, हर विभाग की एक एक योजना गाइडलाइन PRO जनसंपर्क विभाग के माध्यम से बढ़ती हैं, है ना। तो हम प्रयास करते हैं कि भाई जनसंपर्क जाते हैं, इकट्ठी किताबें ले जाते हैं, लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं और लोगों को शासन की योजनाएं भाई जो चल रहा है वो हम उन्हें बताएं। और कल से चूंकि बहुत अच्छी बात हमारे आदरणीय पवार साहब ने भी बोली, सत्यप्रकाश जी भाई साहब ने भी बोली, अन्य सम्मानीय लोगों ने भी बोली कि पुनर्निर्माण की जो बात की कि क्या पुनर्निर्माण होना चाहिए, हमें शिक्षा में क्या करना चाहिए, अन्य बिंदुओं पर स्वास्थ्य में क्या करना चाहिए, पर्यावरण में क्या करना चाहिए, तो वो बहुत अति आवश्यक है। हमें एक जो महत्वपूर्ण बात कल से बार बार आ रही है और पिछली मीटिंगों में रही कि हम एक साथ मिलकर कैसे काम करें। हम सब लोग एक साथ मिलकर कैसे काम करें। अभी हमारे भैया ने भी इसके लिए कहा कि हम लोग मिलके काम कैसे करें, एक मंच में कैसे आए। चूँकि यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, कई सामाजिक क्षेत्रों के लोग बैठे हैं, समाज की सेवा में काम कर रहे हैं वो भी बैठे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं वो भी बैठे हैं, पर्यावरण। तो भाई जो जिसमें एक्सपर्ट हो उसकी एक्सपर्टता लेकर हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम काम करें। जैसे संस्कृति और शिक्षा की हम बात करते हैं तो भाई हम छोटे छोटे प्रयास करें। जो स्कूल हैं भाई, हम जैसे एक छोटे शहर में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारा वहाँ पर 10, 20, 25 लोगों का नेटवर्क है। हम उस नेटवर्क को बताएं
कि हम एक ट्रेनिंग दें कि भाई हमें स्कूलों में जाना है। जो मैं काम करता हूं वो मैं बता रहा हूं कि हम कैसे पर्यावरण के प्रति बच्चों को अब काम करना पड़ेगा, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ। आज चूंकि चिंता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार जो सेमिनार हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, काम हो रहे हैं, उनमें छात्र और युवा नहीं जुड़ रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करें कि हम छात्रों को, युवाओं को कैसे जोड़ें, और छात्र युवा तभी जुड़ेंगे जब हम उनके पास जाएंगे, ठीक है ना भाई। जो विदेशी ताकतें कर रही हैं, जो अन्य काम कर रहे हैं कि इनको भ्रमित कर दिया जाए, बच्चे कोई काम ना करें, है ना, वो मोबाइल वोबाइल भी दे रहे हैं, तो उन्हें समझाना पड़ेगा एक गार्जियंस की भांति। अब हमें 10 साल आगे का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आज जो क्राइसिस चल रही है वो पानी की चल रही है, पर्यावरण की चल रही है। पहले हमारे प्राण तो बच जाए, फिर तो हम भ्रष्टाचार से लड़ लेंगे। आज स्थिति ये है कि हम जिंदा कैसे रहें। आज धरती का इतना तापमान बढ़ गया है, जल की कमी हो रही है, पर्यावरण की कमी हो रही है। हम लोगों का विरोध करने की क्षमताएं, आज से 15-20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ। हमारा कोई भी युवा, ये दुख की बात है कि हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन अब युवा नहीं कर रहे हैं। तो युवाओं को उनके कर्तव्यों सहित उनके अधिकारों के बारे में भी हमें बतलाना पड़ेगा कि क्या उनके कर्तव्य हैं समाज और राष्ट्र के प्रति। समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके अधिकार हैं। पहले हम कर्तव्य बताएं और फिर उनके अधिकार बताएं। पवार साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, भाई हमें स्कूलों में जाना पड़ेगा। जितने भी स्कूल हैं क्षेत्र के, कई जगह के दूर दराज क्षेत्र के व्यक्ति बैठे हैं, हर जगह सबके संपर्क हैं। तो भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन एक स्कूल जाने लगे, वहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ से बात रखें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जिंदा रहें, हमारे बच्चे जिंदा रहें और हमारे आसपास के लोग जिंदा रहें। तो हमें योग की बात करनी पड़ेगी, हमें भारतीय संस्कृति की बात करनी पड़ेगी, हमें गौ की बात करनी पड़ेगी, हमें पर्यावरण के लिए पौधों की बात करनी पड़ेगी। आज जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े समाज सेवी हैं, पूजनीय लोग हैं, वे जंगल बचाने की बात कर रहे हैं। हम ये प्रयास करें कि हम पौधा लगाएं, उसका संरक्षण संवर्धन करें। स्कूली बच्चों को और वहाँ के स्टाफ से बात करें कि भाई साहब आप तो एक पौधा लगाओ, संरक्षण संवर्धन, और उसकी फोटो डालो, प्रचार प्रसार, अच्छे कामों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। पूजनीय महात्मा गांधी जी के लिए अभी बात चली कि लगातार एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है देश के बड़े संतों के खिलाफ, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि भाई ये तो ऐसा किया, उन्होंने तो पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया, कहीं ये कहीं दुनिया, तमाम टाइप की भारत सब पे यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है। तो एक मिनट का, हाँ, तो आज चूंकि संस्थान में बैठे हैं तो हम क्या सार्थक नाश्ता चूंकि हम लोगों ने कर लिया है, 5 मिनट का समय लेंगे महात्मा गांधी जी के लिए। तो हम महात्मा गांधी जी जैसे, विनोबा भावे, नेहरू जी जैसे तमाम संत जिन्होंने राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए काम किया है, तो हम छोटे छोटे प्रयास करें। हम स्कूलों में जाएं, प्रिंसिपलों से मिलें, स्टाफ से मिलें, रिक्वेस्ट करें और बच्चों के साथ फिर साझा करें प्रार्थना के समय। आप विश्वास मानिए, अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे, इन कॉन्फ्रेंसों से लाभ होगा। हम आप लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन अगर हमें चाहिए है तो हमें कक्षा 9, 10, 11, 12, चूंकि 9 का बच्चा समझदार हो जाता है, कॉलेजों का बच्चा समझदार हो जाता है, तो हम पर्यावरण, गौ संरक्षण, संस्कृति सहित अन्य मुद्दों पर हम उनसे बात करें, चर्चा करें, प्रेम से समझाएं, बताएं कि, और 10 साल का हम प्लान तैयार करें, क्योंकि जल की समस्याएं बहुत आने वाली हैं। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि मैं टीकमगढ़ से क्षमा चाहता हूं, परिचय नहीं दिया मैंने अपना। मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी हूं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हूं। छात्र जीवन 1993 से लगातार अन्याय, अत्याचार, पापाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, गौ संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहा हूं और सेवाएं दे रहा हूं। और जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात आई, कि व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक विकल्प की बात आई, तो एक राजनीतिक दल BPD, भारत पुनर्निर्माण दल,
मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पे भी आया हूं वर्तमान में, और अब चाहता भी हूं कि राजनीतिक दल के माध्यम से कैसे सेवाएं की जाएं, सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकारिता के माध्यम से तो कर ही रहा हूं, बीपीडी भारत पुनर्निर्माण दल के माध्यम से भी क्या समाज के लिए अच्छा किया जा सके, उसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। जो जितने भी देश भर में संगठन हैं, राजनीतिक दल के संगठन हैं, उनसे बात की जाएगी, उनके संपर्क में आएंगे और उनसे यही बात होगी, महत्वपूर्ण बात कि हम सब लोग मिलकर समाज और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं। हम सत्ता में आना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जितने भी देश में अच्छे संगठन चल रहे हैं, पॉजिटिव संगठन चल रहे हैं, हमारे श्री भल्ला जी जैसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर ऐसे संगठनों के साथ मिलकर, भरत गांधी जी जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक अच्छी देश के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, कितनी अच्छी ऊर्जा हम पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। और चूंकि कहना तो मुझे बहुत है, लेकिन पाबंदी है जी। धन्यवाद आप सबके लिए। धन्यवाद महेंद्र भाई। सत्यप्रकाश जी, और आपके बीच में बस 1 मिनट का समय एक बात के लिए, एक अर्जी के लिए लूँगा कि जिस भवन में हम खड़े हैं, जैसे कुमार प्रशांत जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम किससे पैसा लेंगे ये भी पहले से तय है। सरकार से पैसा नहीं लेंगे, विदेशी फंडिंग नहीं लेंगे, कंपनियों की फंडिंग नहीं लेंगे, तो बचे कौन? बचे लोग। और लोग भी कौन? जो गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। चलेंगे कौन? जिनको पता हो गांधी का रास्ता क्या है। अभी तो 2 मिनट में कह देते हैं गांधी चाहता तो ये हो जाता, गांधी चाहते तो ये हो जाता। मेरे ख्याल से गांधी क्या चाहते और क्या हो जाता, अगर ये बात वो लोग बोलें जिन्होंने गांधी को पढ़ा है, तो मुझे लगता है ज़्यादा सार्थक रहता। और जिन्होंने गांधी को पढ़ लिया, उसके सवालों के जवाब गांधी ने दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने पढ़ पाया मैं। और मुझे इस बात का पता नहीं था कुमार जी के हमारे पास पत्रिका यहाँ से चलती है, तो अभी आपने जो बताया तो पता चला, क्योंकि हम लोग जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं, हम शायद इसका इतना प्रचार कर भी नहीं पाते और हमारे पास ऐसी सेना भी नहीं होती। तो मैं एक तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपको हमारे पास एक अच्छा बड़ा संगठन है, कई हज़ार लोगों का पूरे भारत में, और उसकी हमारी 33वीं ट्रेनिंग अभी 27, 28 और 29 तारीख को हो रही है करनाल में। तो गांधी पर एक वक्तव्य के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप करनाल आ सकें तो मतलब एक सेशन पूरा यहाँ से आपको निमंत्रण है उसके लिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा अगले रास्ते में गांधी हमें कैसे मदद करे। जो जिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, बाहर जब मैं इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को, जो ये तस्वीरें थी, मैं जब देख रहा था, तो वहाँ मुझे 1908 के उस आंदोलन का भी वो झलक दिखाई दी कि जब एक कानून पास होता है और जिसमें लोगों को अपने अंगूठे के निशान देने के लिए बाध्य किया गया था और गांधी ने उस आंदोलन की खिलाफत करी थी। तो वही तो अभी डिजिटल करेंसी में हो रहा है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, यही तो हो रहा है। मैं तो 1908 कहाँ 2024, वो तो सेम ही चीज चल रही है। तो वहां जैसे वो लड़े थे, और जिन लोगों को लगता है कि अभी भी लड़ना जरूरी है, जिनको लगता है कि वो रास्ते पे वो लोग नहीं चल पाए, तो आप अपना बना लीजिए यहाँ पे उसकी जो आज की रेलेवेंस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर लड़ना कैसे इन अंग्रेजों से, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई है इस यात्रा में, जो मुगलों का आक्रमण था और जो अंग्रेजों का आक्रमण था वो एक ही था, वो एक ही जगह से चला हुआ था। और जिस प्रकार से अब वो लोग नहीं लड़ पाए, तलवारों से नहीं जीत पाए, तो उन्होंने कहा कि चलो अंग्रेजों को भेज के देख लेते हैं, व्यापार से पैसे से लूट के देख लेते हैं। वो देखा कि इनकी चमड़ी को पहचान लेते हैं, तो चमड़ी इनकी चमड़ी वालों को लगा देते हैं, तो उन्होंने अपनी चमड़ी वालों को लगा दिया लूटने के लिए। व्यवस्था ऐसी बना दी। और व्यवस्था का तो सिंपल सी बात है, अगर रावण की व्यवस्था में राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो व्यवस्था रावण की है ये बनाई हुई, अगर हम देखें। क्योंकि देखिए, भारत आजाद हुआ, आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, 76वीं जैसा भी होगा, पर हमें तो भारत सरकार कहती है कि भारत आजाद हुआ ही नहीं है। हमने आरटीआई डाली, और वर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आरटीआई डाली कि भारत किससे आजाद हुआ था, कब गुलाम हुआ था, किस आदेश के तहत गुलाम हुआ था, किस आदेश के तहत आजाद हुआ था, और 14 अगस्त 1947 को कौन था भारत का मालिक और 16 अगस्त को कौन था। तो कृपया करके स्पष्ट करें।
7 डिपार्टमेंट में घूम करके आरटीआई आती है, उसमें गृह मंत्रालय भी आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ गया, संसदीय कमेटी भी आ गई, पीएमओ भी आ गया, सब जगह से घूम करके चिट्ठी आती है और जवाब क्या आता है, आप हैरान होंगे सुन करके। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमको यह कह रहा है कि भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस समझौते के तहत हुआ, किस आदेश के तहत हुआ, यह गहन शोध का विषय है। और तब यह लगता है कि इसका मतलब ये सब जो है क्या चल रहा है, वो सब दस्तावेजी प्रमाण हैं, उन पे तो बात कर लेंगे। फिलहाल जो बात थी वो ये थी कि एक तो आपको निमंत्रण था और दूसरा ये था कि चूंकि हम लोग यहाँ इस भवन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसे काम के लिए जो कि मुझे लगता है कि गांधी जी जो करके गए वो हमारे लिए ही करके गए थे, और अब हम जो कर रहे हैं वो अपनी अगली उस पीढ़ी के लिए कर रहे हैं जो आने वाले टाइम पर है। क्योंकि एक चीज जो पूरी दुनिया में है, क्यों करते हैं हम, जैसे हम सब लोग ऐसी बात कहते हैं। मैंने देखा है भगत सिंह जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको पता था कि इस लड़ाई में फांसी है, नहीं लगी है, जब वो फांसी पे चढ़ने के लिए चलते हैं कि तुम जिंदा रह करके ज्यादा काम कर सकते हो, तुम मरने क्यों चले हो, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने लिए आज़ादी नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए मांग रहा हूं। और अगली पीढ़ी के लिए इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जीव कोई भी है, चाहे पेड़ है, चाहे पशु है, चाहे हम हैं, हम सब लोग अमर होना चाहते हैं। और अमर होने का एक ही रास्ता है, बीज। हमारा बीज हमारे सारे के सारे डीएनए के सारे नॉलेज लेकर के, हमारा एक्सपीरियंस लेके जब बनता है तो वो बीज में हमारा सब कुछ होता है। तो हमारे अमर होने का एक ही रास्ता है, बीज। और हम अपना बीज बचाने के लिए हर जीव जंतु लड़ता है, यहाँ तक कि अबोध जिसको हम कहते हैं, हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद शेर के आगे आ जाती है कि मैं उसे बचाऊं। छत्तीसगढ़ में एक माँ शेर से लड़के, टाइगर से लड़के अपने 3 साल के बच्चे को ले आती है घायल होकर के जिंदा, कि वो उसको खाने नहीं देती है। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, और हम सब भी अपना बीज बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। तो उस लड़ाई में इस संस्थान का जो सहयोग हमको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि हम सबको कम से कम आजीवन इस पत्रिका का सदस्य तो हमको बन जाना चाहिए। तो मेरे घर में 3 सदस्य हैं, अगर मैं कहूँ, मतलब जो मेरा परिवार जिसको मैं अपना कहता हूँ, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, तो हम 3 सदस्य तो हम आजीवन जो है वो इसको ले रहे हैं। बाकी भी मैं गुजारिश करूंगा अपने लोगों से कि हम सब इसको, जितना भी संस्थान को, क्योंकि हम कोई दान नहीं दे रहे हैं, बदले में हमको इतना सारा, मैंने इसको पढ़ा तो देखा बड़ी गजब के लोगों ने बड़ी गजब की चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम अगली पीढ़ी को देना चाहेंगे कि वो सीखें। और लास्ट में सत्यप्रकाश जी को धन्यवाद कहते हुए कि आपने ये आयोजन किया, और इसके बाद लंच के बाद हम लोग इकट्ठे होंगे कि क्या किया जाए, और आप सब लोग बड़े जो अपना तजुर्बा है वो हम सबको देंगे। तो जिस भी दिशा में आप आदेशित करेंगे हम सब लोग तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी लंच पे चलेंगे अभी।